Hi everyone, good evening to all of you. I hope you guys are doing great. और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डिवीज़न ऑफ लेबर बाय एमाइल डर्कहाइम। पहली थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसमें एक दो स्लाइड्स एक दो चीज़ें बतानी थी, वो हम आज कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग तो लास्ट थ्योरी जो हमने करी थी वो सेक्रेड एंड प्रोफेन वाली रिलीजियस थ्योरी में मैंने आपको बताया था। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। देन एमाइल डर्कहाइम की रिलीजन एंड सोसाइटी कंप्लीट हो चुकी है। डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी आज हम करने वाले हैं और चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही हैं तो ये भी उम्मीद है कि आप पूछ लेंगे, एक्सेप्ट कि नोट्स कब मिलेंगे, ये कब होगा, वो होगा। उनके अलावा जो चीज़ें पढ़ते हो उनमें से पूछा करो कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया। ये राइट्स के टाइप हमने पिछली क्लासेस में कवर कर लिए थे। जो बच गया था उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी शुरू करेंगे। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि रिलीजन और कंस्ट्रक्शन एंड नॉलेज ये कैसे होता है, ये हमने कर लिया था। कैलेंडर वगैरह का मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डर्कहाइम बताते हैं कैलेंडर का यूज़ रिलीजन में किस तरीके से किया जाता है, कलेक्टिव एक्टिविटीज़ के रिदम बनाए रखने के लिए। जितने भी आपकी फेस्टिविटीज़ हैं उनके बीच में क्या है, एक रिदम बना रहे। क्रिटिकल रिमार्क्स हमें देखने थे बेसिकली डर्कहाइम की ये जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है उसके क्रिटिक्स क्या हैं। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि डर्कहाइम ने जो थीम दी है, जो हाइपोथेसिस वगैरह सेट करी हैं एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ के अंदर, वहाँ पे कुछ जनरेशन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इट इज़ कोई भी थ्योरी हो, किसी की भी थ्योरी हो, वो इट इज़ नॉट विदाउट क्रिटिसिज्म। ठीक है, जब भी आप लिखेंगे तो आप बताएंगे कि भाई एलिमेंट मतलब कोई भी थ्योरी हो किसी के भी, तो जब आप उसके क्रिटिक्स लिखें तो इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं कि दो द थ्योरी एक्सप्लेन्स मैनी थिंग्स इन इटसेल्फ बट देर इज़ नो थ्योरी विदाउट क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कैसे कि डर्कहाइम की जो थ्योरी है उसमें हमने रिलीजन की थ्योरी में सब कुछ पढ़ा है, लेकिन जो एक चीज़ नहीं पढ़ी है वो है हमारे रिलीजियस लीडर्स के बारे में। डर्कहाइम ने, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली क्लासेस में जो भी मैंने आपको डर्कहाइम की थ्योरी के बारे में पढ़ाया है उसमें कहीं पर भी रिलीजियस लीडर्स का जिक्र नहीं हुआ है। रोल ऑफ इंडिविजुअल रिलीजियस लीडर्स वो डर्कहाइम ने नहीं बताया है। एज वेल एज डर्कहाइम ने ये भी नहीं बताया है कि दो रिलीजन्स के बीच में, ठीक है, दो रिलीजन्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके पीछे के क्या रीजन्स है। ठीक है, एज वेल एज द वे रिलीजन फंक्शंस इन सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड असिमेट्रिकल रिलेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो रिलीजन में जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन चीज़ों के बारे में नहीं बताया है। पावर के जो रिलेशन है, पावर रिलेशन है, उनके बारे में नहीं बताया है। दूसरा डर्कहाइम, आगे हम पढ़ेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में, आज की क्लास में ही पढ़ेंगे। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होती है उसके बारे में। कलेक्टिव का मतलब होता है शेयर्ड, अगर मैं बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बताना चाहूँ, और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस। ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो कि रिलीजन के अंदर होती है, रिलीजियस असेंबलीज के द्वारा, सभाओं के द्वारा लोगों में आप प्रचार प्रसार करते हैं इन चीज़ों का। इट इन्फर्स मोर ऑफ अ सोशल साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर आप अपने रिलीजियस फॉलोअर्स की, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर्स की साइकोलॉजी के साथ में क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। उनको कोई भी चीज़ आप प्रीचिंग्स के थ्रू पहुँचा रहे हैं या प्रीचिंग्स के थ्रू कुछ भी उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको कोई अवेयर कर रहे हैं किसी भी मुद्दे पे, तो वो उनकी साइकोलॉजी के साथ है, विच इज़ नेवर मेड एक्सप्लिसिट। तो वो सोशियोलॉजी के बाहर नहीं है, यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है वो, जो कि डर्कहाइम ने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया है। ठीक है, कि ये सोशल साइकोलॉजी में। तीसरा जो है यहाँ पे डर्कहाइम की जो थ्योरी ऑफ रिलीजन है वो सिर्फ एक सिंगल ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम अरुंता ट्राइब कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और एक ट्राइब से पूरी दुनिया के रिलीजन के बारे में समझा पाना ये थोड़ा मुश्किल है। इन्होंने या तो इग्नोर किया है या काउंटर इंस्टेंसेस दिए हैं जो भी नेबरिंग ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स हैं उनके, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की ही दूसरी ट्राइब्स भी हैं, उनके बारे में नहीं इन्होंने बताया है। जबकि अरुंता ट्राइब जो है वो टोटमिज्म में मानती थी, और टोटमिज्म को जो है इन्होंने ही बेस मानकर पूरे रिलीजन को समझाने की कोशिश करी है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक क्रिटिसिज्म है कि एक पर्टिकुलर सिंगल ट्राइब को इन्होंने एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और इसके अलावा कुछ आर्ग्यूमेंट्स ये भी हैं कि देयर इज नो एविडेंस दैट ऑस्ट्रेलियन टोटमिज्म इज अर्लीस्ट टोटमिज्म। ठीक है, भले ही ये कहते हैं कि ये जो अरुंता ट्राइब है ये सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव ट्राइब है, तो लेकिन प्रिमिटिव का मतलब ये नहीं है कि मोस्ट प्रिमिटिव है। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब ये नहीं है कि सबसे पुरानी है। मोस्ट प्रिमिटिव, दी मोस्ट प्रिमिटिव होगी तो वो सबसे पुरानी ट्राइब होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो बताया कि अरुंता ट्राइब का टोटमिज्म जरूरी नहीं है कि वो अर्लीस्ट टोटमिज्म हो सकता है कि उससे पहले भी कोई ट्राइब है जो उससे भी पुरानी है,
ठीक है, तो ये चीज जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस जो हैं, ठीक है, तो अर्लीस्ट रिलीजन, लेट अलोन द अर्लीस्ट रिलीजन की बात करें तो अर्लीस्ट रिलीजन नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस जो हैं वो एडवांस हैं ऑस्ट्रेलियन से। द ऑस्ट्रेलियंस हैव अ किनशिप सिस्टम विच इज फार मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो ट्राइब्स हैं उनमें किनशिप सिस्टम होता है, यानी कि नाते रिश्तेदार वो सारी चीजें होती हैं, और ये चीजें जो है रिलीजन के कॉन्सेप्ट को और कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, ये आर्ग्यूमेंट में क्रिटिसिज्म करते हैं उनका कहना है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि मान लीजिए कि अगर किनशिप सिस्टम लिमिटेड भी है, ठीक है, लिमिटेड किनशिप भी है, ठीक है, लिमिटेड किनशिप सिस्टम भी है मान लीजिए, तो ये ऐसा देखा जाता है कि जो लिमिटेड है वो मोर कोहेसिव फोर्स है। मोर कोहेसिव यानी कि एक दूसरे के साथ में ज्यादा जुड़े हुए हैं लोग, अमंग दी एबोरिजिन्स यानी कि ट्राइब के अंदर लोग एक दूसरे से ज्यादा जुड़े होते हैं, रादर देन किसी कुल में अगर हम बात करेंगे तो क्लैन में, कुल में और ट्राइब में अंतर यही होता है कि ट्राइब में फिर भी जो है लोग मोर कोहेसिव होते हैं, मोर यूनिटी होती है यहाँ पे, क्लैन में लेस यूनिटी होती है। कुनबे खानदान में आप लोग खुद अपने फैमिली और कुनबे में कंपेयर कर सकते हैं कि ट्राइब्स के लोग रहते भी एक साथ हैं, उनकी लैंग्वेज भी एक जैसी होती है, उनके मैरिज के जो सिस्टम है, जो भी उनके लॉज हैं, रिचुअल्स हैं, वो सब फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो क्लैन का व्यक्ति है अगर वो सिटी में चला गया है तो वो अपने क्लैन की सारी चीज़ों को फॉलो करे। तो लेस यूनिटी और मोर यूनिटी यहाँ पर है। यहाँ मोर कोहेसिव फोर्स होता है, जो कोहेसन का मतलब होता है जो एक दूसरे को आपस में जोड़े, ठीक है, मोर कोहेसिव फोर्स होता है, यहाँ पे लेस कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है। कोहेसिव इज लाइक, कोहेशन इज लाइक फेविकॉल, ठीक है, कोहेसिव, ठीक है, तेरे फोटो को वही वाला जो है फेविकॉल। तो ये सारी चीजें हैं। तो देयर आर क्लैंस विदाउट टोटेम, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो रिलीजन की बात करें तो रिलीजन्स में टोटेम्स का हमने ये भी देखा है कि देयर आर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्लैंस में, लेकिन कुछ क्लैंस ऐसे भी हैं जहां पे टोटमिज्म नहीं होता, सम ऑफ विदाउट टोटेम, जबकि ट्राइब्स में टोटेम होता ही होता है। तो इनका ये एक बात बताओ कि अगर ट्राइब से टोटमिज्म से रिलीजन की शुरुआत हुई है, तो अगर टोटमिज्म से रिलीजन की शुरुआत हुई है तो वो क्लैंस में भी, सारे कुलों में भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्लैन इज लाइक कि मोर सोशल वर्ड है, ट्राइब को जो है आप अपने ही वो ग्रुप में रहते हैं, पूरी सोसाइटी से उनका कोई मतलब नहीं होता। क्लैन, कुनवा खानदान आज की डेट में आप देखेंगे तो ये ज़्यादा सोशल है, ठीक है, ज़्यादा एक सोसाइटी में एक से ज़्यादा क्लैंस भी हो सकते हैं। तो दैट मोस्ट टोटेम आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाई द क्रेविंग्स एंड इंस्क्रिप्शन ऑन विच डरखाइम प्लेस्ड सो मच वेट। डरखाइम ने सबसे ज़्यादा जो है ध्यान, गौर और सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन इस चीज़ को किया है कि टोटेम एक प्रतिमा भी हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई ट्री भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टोटेम को आज की डेट में, या आप देखें कि बाकी ट्राइब्स में भी आप कार्विंग से या इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, रिप्रेजेंट कर पाए। तो हाई गॉड्स का, दैट दी हाई गॉड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर नॉट बॉर्न ऑफ अ सिंथेसिस ऑफ टोटेम्स। इसका मतलब तो यही निकलता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिन भी गॉड्स की आप पूजा करते हैं वो टोटेम्स के सिंथेसिस से नहीं निकले हैं, मतलब वो टोटेम्स को, टोटेम्स की आगे वाली लीनेज को, टोटेम्स के आगे वाले स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले एनिमिज्म, फिर नेचुरलिज्म, फिर टोटेमिज्म और फिर रिलीजन। तो जरूरी नहीं है कि ये ऐसा हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप ये देखिए कि एनिमिज्म पैरेलल हो सकता है नेचुरलिज्म के, कि एक व्यक्ति और एक सोसाइटी एनिमिज्म में फॉलो कर रही हो, दूसरी सोसाइटी पैरेलली नेचुरलिज्म में फॉलो कर रही हो, तीसरी सोसाइटी ऐसी भी हो सकती है कि जो टोटेमिज्म में फॉलो कर रही हो, चौथी सोसाइटी पैरेलली उसी समय पर हो सकता है किसी रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हो। तो ये चारों लोग, चारों तरीके की सोसाइटी आपको एक समय पर मिल सकती हैं, ठीक है। आज बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो नेचर की पूजा करते हैं, किसी रिलीजन की पूजा नहीं करते। तो यहाँ से मतलब ये निकलता है कि रिलीजन जो है टोटेमिज्म से ही निकला है, ऐसा कह पाना थोड़ा मुश्किल है। क्रिटिसिज्म ये भी बताते हैं कि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ऑस्ट्रेलियन डेटा, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डेटा को जिसको डरखाइम ने इलस्ट्रेट किया है, एक्सप्लेन किया है, जो डरखाइम की थ्योरीज में एक्सप्लेन किया गया है, रादर देन द थ्योरीज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और एडॉप्टेड टू अकाउंट फॉर डेटा, ठीक है। बेसिकली जो है ये कहने का मतलब है कि डरखाइम ने जो डेटा एक्सप्लेन किया है ऑस्ट्रेलिया वाली ट्राइब्स का, उससे जुड़ी हुई और भी थ्योरीज हैं, ठीक है,
रादर देन द थ्योरीज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, उससे जुड़ी हुई और भी पहली थ्योरीज हैं जिनको डर्कहाइम ने कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, ना ही एडॉप्ट किया है अपने डेटा को सपोर्ट करने के लिए। तो डर्कहाइम की जो थ्योरी है वो पैरेलली काफी सारी थ्योरीज ऑस्ट्रेलियन ट्राइब से ही जुड़ी हुई और भी हैं जिनसे मैच नहीं करती है। क्रिटिसिज्म ये भी कहते हैं कि डर्कहाइम की जो थ्योरी ऑफ रिलीजन है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इट इज ऑल्सो प्लेस्ड अगेंस्ट हिज आर्ग्यूमेंट, उनके खुद के आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट जाती है कि द मोस्ट बेसिक कैटेगरी ऑफ ह्यूमन थॉट हैव देयर ओरिजिन इन सोशल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको याद हो तो डर्कहाइम ने एक बार खुद कहा है कि सोसाइटी इज सुई जेनरिस। ठीक है, सोसाइटी क्या है? सुई जेनरिस है, खुद ही सुई जेनरिस। ठीक है, सोसाइटी का कोई ना तो इवोल्यूशन पॉइंट है ना ही कोई एंड पॉइंट है। तो ये ह्यूमन थॉट है वो खुद इवॉल्व हुई होगी रादर देन कोई रिलीजन का कॉन्सेप्ट वहां पे आया हो। ये सारी चीजें जो इवॉल्व हुई हैं, रिलीजन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ होगा धीरे धीरे लोगों के सोशल एक्सपीरियंस से। ठीक है, ह्यूमन थॉट और सोशल एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें मोस्ट बेसिक कैटेगरीज जो इवॉल्व हुई होंगी। ये टोटमिज्म से निकला होगा ऐसा कहना मुश्किल है। डर्कहाइम की स्टडी ये भी बताती है, ये कोशिश तो करती है रिलीजन को समझाने की, ये बात बिल्कुल सही है, और ये भी बताती है कि रिलीजन के आधार पर सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है। और डर्कहाइम ने यहाँ पर बताया है कि किसी सुप्रीम गॉड की पूजा करने में लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, सोसाइटी की ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सुप्रीम गॉड का कॉन्सेप्ट है ये समाज से ही निकला है। ठीक है, ये जो सुप्रीम गॉड का कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे, रिलीजन जो है धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, और उसके बाद जो है क्या हुआ है, रिलीजन में लोग पूजा करने लगे हैं गॉड की। तो ये जो सुप्रीम गॉड की लोग पूजा करते हैं उसका मतलब है कि बेसिकली लोग अपने समाज के द्वारा बनाए गए, सोसाइटी के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स की पूजा कर रहे हैं। भाई समाज ने ही अगर रिलीजन को डेवलप किया है या इवॉल्व किया है अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग, या मतलब कोई भी वेद शास्त्र दुनिया भर की चीजें लिखी गई हैं तो ये किसी न किसी इंसान ने ही लिखी हैं जिनके पास में शायद इंटेलेक्चुअल पावर हम सब से आज की डेट में बहुत ज्यादा रही होगी, लेकिन थे तो वो भी समाज का ही हिस्सा। सो वर्शिपिंग द सुप्रीम गॉड मीन्स वर्शिपिंग द सोसाइटी। ठीक है, तो डर्कहाइम ये भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तो इन्होंने जो है डर्कहाइम ने आर्ग्यू किया है दैट इज ट्रू फॉर इज ट्रू विद मॉडर्न रिलीजन टू, कि ये जो डर्कहाइम के आर्ग्यूमेंट्स हैं ये आज की डेट में भी फॉलो होते हैं। जो सत्य है वो मॉडर्न रिलीजन के लिए भी सत्य है। और मॉडर्न क्रिश्चियन रिलीजन की अगर बात करें, ठीक है भाई, अगर आप जीसस क्राइस्ट की बात करो तो उनका भी जन्म हुआ था। ठीक है, तो वो भी एक समाज का हिस्सा ही थे शुरुआत में, और फिर उनकी जो अलौकिक पावर थी उससे जो है क्रिश्चियनिटी आगे प्रोपाउंडेड हुई। तो ही व्यूज द मॉरल कमेंडमेंट्स सच एज उनके 10 द गोल्डन रूल एंड द 10 कमेंडमेंट्स आर प्राइमरली द सोशल रूल। बेसिकली ये बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन में जो जीसस क्राइस्ट और के द्वारा दिए गए गोल्डन रूल्स हैं, उनके जो 10 कमेंडमेंट्स हैं, उनको प्राइमरी सोशल रूल माना जाता है। वही जो है क्रिश्चियन सोसाइटी के सोशल रूल्स हैं। यानी कि सुप्रीम गॉड क्या है, सुप्रीम गॉड सोसाइटी के अंदर उस समय पर, जिस समय पर जीसस क्राइस्ट रहे होंगे, और उनके जो प्रवचन हैं, उपदेश हैं, उन सारी चीज़ों को लोग आज भी जो फॉलो कर रहे हैं और उनको एज अ गॉड देखते हैं। तो वर्शिपिंग दी गॉड मीन्स वर्शिपिंग दी सोसाइटी इटसेल्फ। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध के उपदेशों को फॉलो करते हैं बुद्धिज्म के अंदर, है ना। तो उन्होंने जो उपदेश दिए होंगे वो उस समय समाज के हिस्सा रहे होंगे, सोशल रूल्स बन गए होंगे, और सोशल रूल से ही फिर आगे फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, तो एक रिलीजन शुरू हो गया, एक अलग ब्रांच ऑफ रिलीजन उन सारी चीज़ों को मानने लगा, और गौतम बुद्ध को भगवान की तरह जो है देखा गया और उनको फॉलो किया गया। तो ये जो रूल्स हैं ये बेसिकली कोई भी रिलीजन के रूल्स हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं एक दूसरे की तरफ, और समाज को सर्व करने के लिए, सोशल यूनिटी को सर्व करने के लिए और मेंटेन करने के लिए ये रूल्स जो हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं। लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, क्यों? पीपल डू नॉट फॉलो दीज रूल्स आउट ऑफ द फियर फॉर हेवन, कि आपका नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, इस वजह से फॉलो नहीं करते। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि सोसाइटी ने इनको एक्सेप्ट किया हुआ है। फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि सोसाइटी उनको, अगर लोग सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे आज की डेट में बहुत ही रिलीवेंट है ये, आप देखिए कि अगर आप अपने घर के ऊपर फ्लैग नहीं फहराते, ठीक है, तो सोसाइटी तुमको क्या बोलती? तुम एंटी नेशनल हो, अरे यार देशभक्त नहीं है ये। ठीक है,
देशभक्त नहीं है ये। क्यों? क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट क्या कर रही है, तुमको सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी कि भाई जब सब फहरा रहे हैं तो तुम भी फहराओ, तभी तुम सोसाइटी को मतलब या तुम अपनी नेशनैलिटी को या फिर तुम अपने देशभक्ति को, पेट्रोटिज्म को दिखा रहे हो। जरूरी नहीं है ना कि कोई झंडा नहीं फहराए तो वो देशभक्त ना हो या देश का गद्दार हो या देश का मतलब ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है, लेकिन सबने फहराया बिकॉज क्योंकि सब फहरा रहे हैं और दिस इज द थॉट एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी। और अगर आप चाहते हैं कि समाज आपको भी एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो इसलिए लोग रिलीजन को भी ऐसा डरखाइम कहते हैं कि लोग इसलिए फॉलो नहीं करते फियर ऑफ हेवन और हेल, स्वर्ग और नर्क के फियर, डर की वजह से, बट फॉर देयर डिजायर टू बी एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी, समाज उनको एक्सेप्टेड करे। इसलिए लोग जो है समाज के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अगर किसी रिलीजियस रिचुअल में कोई इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो क्या देखेगा कि वो एक फील ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देखेगा, ठीक है, कि समाज के साथ में वो जुड़ा हुआ है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा। अगर नहीं मतलब दुनिया होली मना रही है मान लो, और दुनिया होली सेलिब्रेट कर रही है, गली में एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और आपने अपने घर पे ताला लगाया हुआ है, बोल रहा है कि कोई मत आना, मैं तो टीवी देख रहा हूँ, छुट्टियां मना रहा हूँ, मैं कोई होली नहीं खेलता, जबकि आप सेम रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो क्या वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपके अंदर आ पाएगी? या दिवाली आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, मतलब सब हिंदुइज्म में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, या आप कोई भी क्रिश्चियनिटी का त्यौहार हो, आप इस्लाम के किसी भी फेस्टिवल की बात करो, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तभी आता है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं रिलीजियस रिचुअल्स के अंदर, ठीक है। और अगर आप अवॉइड करते हैं रिचुअल्स को तो आप सोशल आइसोलेशन, क्योंकि आप अपने घर में पड़े हुए हो भाई, आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, सोशल समाज से आप कटे हुए हो, सोशल आइसोलेशन में हो, तो डरखाइम के लिए गॉड इज मेयरली अ सिंबल ऑफ सोसाइटी। कंक्लूजन यही निकलता है कि डरखाइम क्या कहते हैं कि गॉड क्या है, एक सिंबल ऑफ सोसाइटी है। अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे तो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए सोशल रूल्स और रिलीजन को आप फॉलो करिए। और दिस इज ऑल अबाउट द डरखाइम सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन अवर सोसाइटी। डरखाइम इमाइल यानी कि इमाइल डरखाइम के द्वारा पब्लिश की गई ये थ्योरी है जो इन्होंने अपने पीएचडी थीसिस में पब्लिश करी थी, ठीक है, ठीक है जी। अब यहां से शुरू करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, इनकी सबसे पहली किताब आई थी जहां पर इन्होंने डरखाइम ने बताया था कि सोसाइटी का जो एवोल्यूशन हुआ है यानी कि जो प्रादुर्भाव हुआ है, सोसाइटी जिस तरीके से ग्रो करी है, प्रिमिटिव से जैसे मॉडर्न हुई है, उस समय में प्रिमिटिव से मतलब पाश्चात्य सोसाइटी से मॉडर्न यानी कि आधुनिक सोसाइटी होने में एक समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, भाई आज की डेट में भी कुछ सोसाइटी ऐसी हैं जो आज भी प्रिमिटिव हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई हैं, और जो मॉडर्न हुई हैं वहाँ पे सभी मॉडर्न हुए हैं और जो प्रिमिटिव हैं वहाँ पे सभी प्रिमिटिव हैं। तो ये बताते हैं कि एनालिसिस इन्होंने करी है कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है समाज का प्रिमिटिव से मॉडर्न की तरफ। तो इन्होंने अपनी पूरी की पूरी इस थ्योरी में बताया है सॉलिडेरिटी के बारे में, सॉलिडेरिटी यानी कि एकता के बारे में जो समाज के अंदर एग्जिस्टेड होती है। इन्होंने बोला है कि जो आपके पाश्चात्य समाज हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के द्वारा, ठीक है, और जो मॉडर्न सोसाइटी हैं वो यूनाइटेड हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है और ये जो एकता है वो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है। अब ये मैकेनिक और ऑर्गेनिक क्या है, इसी की हम चर्चा करने वाले। बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी में आप तीन चीजें पढ़ोगे, एक मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, एक ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी और एक कलेक्टिव कंसाइंस का जो आपका टॉपिक है उसको आप यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। अगर आप ये तीन कॉन्सेप्ट्स को इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन में इलेबोरेट करके आते हो, ठीक है, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। कभी कभी वो शॉर्ट नोट भी पूछ लेता है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पे शॉर्ट नोट लिखो या फिर डिफरेंसेस लिखो, तो मैंने वो भी इंक्लूड किए हुए हैं इन दी स्लाइड्स। तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो आपको पुराने समाज में मिलती है, वहां पर आप क्या देखते हैं, पुराने समाज में जो आपके पुराने समाज के लोग रहे होंगे उनके अंदर आप सिमिलैरिटी देखोगे, सिमिलैरिटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स, ठीक है। और ये सिमिलैरिटी किस आधार पे हो सकती है कि समाज जो कि एक छोटी पॉपुलेशन, भाई पहले पॉपुलेशन तो पुराने टाइम में कम ही थी, ठीक है, आज की तरह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो था नहीं हर जगह,
तो पुराना जो समाज था जहाँ पर छोटी छोटी पॉपुलेशन थी, वहाँ पर लोग जो है एक ही तरीके का काम करते थे, एक ही तरीके का थॉट प्रोसेस रखते थे, एक ही तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे। सेल्फ सफिशिएंट क्यों थे उसका कारण ये है कि ग्रुप, जो मान लीजिए कोई ग्रुप ऑफ सोसाइटी है जिसमें मान लीजिए 200 लोग हैं, ठीक है, बच्चे बच्चे सब मिला के 200 पीपल है। अब इन 200 पीपल में एक जो है कारपेंटर का काम कर रहा होगा, ठीक है, फर्नीचर मतलब आपकी चारपाई वारपाई बना रहा होगा, एक जो है पॉटरी मेकर का काम कर रहा होगा, एक जो है लोहा बनाने का मतलब लोहे के औजार और लोहे के सामान बनाने का काम कर रहा होगा, ठीक है, ब्लैक स्मिथ जिसको बोलते हैं, लोहार हिंदी में बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जाति बात नहीं कर रहे हैं, कास्ट के हिसाब से बात नहीं कर रहे। एक कुम्हार का काम कर रहा होगा, एक लोहार का काम कर रहा होगा, कोई सुनार का काम भी कर रहा होगा, कोई व्यापारी भी होगा, कोई प्रीस्ट भी होगा, कोई इनका रखवाला भी होगा, जो बाद में आगे जैसे इंडियन सोसाइटी में बात करें तो वो छतरी वगैरह की कैटेगरी में आगे इवॉल्व हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट रही होगी। सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर रही होगी, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप अपने आप में आत्मनिर्भर रहा होगा। अब ये अपना जो एक ग्रुप है वो आपस में मतलब वो अपने आप में आत्मनिर्भर है, लेकिन इसके जो ग्रुप के मेंबर हैं वो आपस में तो जुड़े हुए हैं ना। अगर कुम्हार कह दे इसको लोहा ब्लैक स्मिथ को कि मैं तेरे को पॉटरी नहीं देता जा, ठीक है, और ये कह दे कि मैं तेरे को लोहे का सामान नहीं देता जा, कर ले जो कर रहे हैं, तो दोनों का काम चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये ग्रुप जो है वैसे तो अपने आप में क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन इस ग्रुप के जो मेंबर हैं उनको पता है कि उनका जो काम है एक दूसरे के बिना नहीं चल पाएगा। तो जान के जो मतलब ये जो सॉलिडेरिटी एकता आई है इसको कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, where each person within the particular group is engaged with similar activities or functions. सॉलिडेरिटी एकता या उनके जो संबंध हैं बिटवीन द पीपल, ये किस चीज पे बेस्ड हैं? सिमिलैरिटी और उनके पर्सनल रिलेशनशिप पे। सोसाइटी आर नॉट वेरी टॉलरेंट ऑफ डिफरेंसेस। जो आपकी प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं वहां पर डिफरेंसेस को प्रमोट नहीं किया जाता, जैसे कि आज के समाज में हो सकता है कि हर कोई अलग अलग हो सकता है कि हर किसी की मतलब आज की डेट में हम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो या डिफरेंसेस ऑफ लाइफस्टाइल हो या डिफरेंसेस ऑफ थॉट हो, इन सबको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रिमिटिव जो समाज था वहां पर डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वही तो कारण है कि जब कोई समाज से हटके कुछ नई बात करने की कोशिश करता था तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता था, पनिशमेंट्स भी मिलती थी, या कोई भी आपका समाज के द्वारा बनाया गया नॉर्म्स है अगर आप उसको वायलेट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे उसके लिए आपके लिए पनिशमेंट भी होती थी। प्रिमिटिव सोसाइटी में यही होता था, पुराने समाज में यही होता था। इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या है कि जहां पर बेस्ड मैकेनिकल सॉलिडेरिटी बेस्ड सोसाइटीज हैं वो अपने आप में क्या होंगी? रिप्रेसिव होंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर रिप्रेसिव मतलब जो आपको बांध के रखें, ठीक है, आपकी थॉट्स को मतलब कहते हैं ना सोचने की आज़ादी नहीं हो, आपको कुछ अलग करने की आज़ादी नहीं हो। तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में बेसिकली आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी कि नॉट वेरी आप कह सकते हैं इंटॉलरेंट ऑफ डिफरेंसेस, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमने अभी तक देखी हैं। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में जो है आपको स्ट्रिक्ट नॉर्म्स मिलेंगे जो सभी को फॉलो करने हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए क्या है? पनिशमेंट भी तैयार है। यानी कि रिप्रेसिव सोसाइटी होती थी, रिप्रेसिव लॉज होते थे इनके, ठीक है, रिप्रेसिव लॉज होते थे। यहाँ पर डेविएशन यानी कि ये जो है किसी भी चीज़ जो आपसे अलग हटके जा रही हो, लीक से हटकर जो चीज़ें हों उसको ये लोग होने नहीं देते थे। प्रिवेंट दी डेविएशन, डेविएशन मतलब कोई चीज़ लीक से हटके हो रही है फ्रॉम द कम्युनिटी नॉर्म्स, ठीक है, तो ये मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है। मतलब ये सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, इनको मतलब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने के लिए मिलेंगी, और इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं आपस में वो क्या है? मैकेनिकली सॉलिड है। मैकेनिकली सॉलिड का मतलब है कि उनकी जो एकता है वो बंधित एकता है, बंधित, ठीक है। बात करेंगे ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक मतलब जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो? फ्री हो और फ्रीली एक दूसरे से जुड़े हों, थॉट्स में, एक्सप्रेशन में डिफरेंसेस हों, ठीक है, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टॉलरेंट हैं डिफरेंसेस को लेके, ठीक है, क्या है? सहिष्णु हैं, रिप्रेसिव लॉज नहीं है, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है समाज के, ठीक है, लीनियंट नॉर्म है, जिसको जो करना है करो, जो आज के समाज में होता है।
प्रिवेंट डेविएशन। लेकिन आज के समाज में क्या है कि डेविएशन खूब होते हैं, ठीक है। एक घर जो है, एक ही सोसाइटी का, एक ही गली का एक घर जो है काफी कुछ और कर रहा होगा, वहां पे लव मैरिज चल रही होगी, एक जगह जो है अभी भी अरेंज मैरिज चल रही होगी और किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दैट इज ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। जबकि पुराने समाज में देखो तो अगर लव मैरिज नहीं, अगर अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है किसी सोसाइटी में तो अरेंज मैरिज का ही कॉन्सेप्ट है, फिर वो वहां पे लव मैरिज का कोई स्कोप ही नहीं है। तो दिस इज बिकॉज द इंडिविजुअल और एंड द कम्युनिटी वर टाइटली इंट्रीगेटेड। जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है वो बाउंडेड सॉलिडेरिटी है, बंधित आपका एकता है, और बाउंडेड का मतलब है टाइटली बाउंडेड, टाइटली इंटीग्रेटेड है। दैट इट वाज फियर्ड कि हर किसी को लगता है कि अगर किसी भी नियम का आपने वायलेशन किया समाज के किसी कोड ऑफ कंडक्ट का, तो आपको क्या है, आपकी जो कम्युनिटी है वो टूट जाएगी, कम्युनिटी टूट जाएगी। मतलब कोई भी वायलेशन आपके समाज को तोड़ सकता है। इस सोच के साथ जो लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं उनको कहते हैं मैकेनिकली सॉलिड। अब पहले ये चीज आप समझ गए। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की अब बात करते हैं और देखते हैं कि ये मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर को जोड़ती हैं। क्योंकि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में अगर आप देखें डिवीजन ऑफ लेबर मतलब इसको कहते हैं श्रम विभाजन। तो मैकेनिकली सॉलिड अगर कोई समाज है तो उस समाज में जो आपके श्रम हैं, जो जिस काइंड ऑफ लेबर जो है, जो टाइप ऑफ लेबर है, वो समाज के बताए गए नॉर्म्स के हिसाब से ही होगा। अगर समाज ने बोला है कि आपके 10 तरीके के काम हम समाज के अंदर कर सकते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी 11वें तरीके का ऑक्यूपेशन नहीं कर सकता है। दैट इज मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, ठीक है। दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर इन मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कि 11वें तरीके की कोई चीज आप नहीं कर सकते हो। वहीं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की बात करें तो ये मॉडर्न सोसाइटीज में देखी जाती हैं। यहाँ पर आपको हेट्रोजेनिटी देखी जाती है। हेट्रोजेनिटी मतलब बहुत सारा बहुवाद, जिसको आप कहते हैं हेट्रोजेनियस का मतलब बहुवाद। तो अपने मेंबर्स यहाँ पर सब अलग अलग हो सकते हैं, हेट्रोजेनिटी है, ठीक है। ये ऐसी सोसाइटी में देखी जाती है जहाँ लार्ज पॉपुलेशन हो, और ये ऐसी सोसाइटी में देखी जाती है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या हो, वो छोटी पॉपुलेशन हो, ठीक है, वो स्मॉल पॉपुलेशन हो। ये कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा। स्मॉल, आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हो। यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन होती है और इसके अंदर लार्ज पॉपुलेशन होती है, जहां पर बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप जो हैं, हो सकता है कि वो आपके खुद के बनाए हुए हों, इम्पर्सनल हों। ऐसी सोसाइटी के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हर जो मतलब ग्रुप है, ठीक है, समाज का, ऐसे समाज का हर ग्रुप और हर यूनिट जरूरी नहीं है कि ये सेल्फ सफिशिएंट हो। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी थी, यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ के जो ग्रुप हों और मॉडर्न सोसाइटी के जो ग्रुप हों ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी वाले, वो सेल्फ सफिशिएंट हो। अगर वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, अपने सर्वाइवल के लिए, और यही इंटरडिपेंडेंस लेके आएगी इन लोगों के बीच में ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। कि वैसे तो सारी चीजें अलग हैं, थॉट अलग हैं, रहन सहन अलग है, खाने पीने का तरीका अलग है, रिलीजन भी अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। और इसीलिए किसी ने, अच्छा, इसको ऑर्गेनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किसी ने इनके साथ जोड़ जबरदस्ती नहीं करी है। नो बाउंडेशन, किसी ने जोड़ जबरदस्ती नहीं करी है इनके साथ में, तो ये फिर भी एक दूसरे पर निर्भर है। दैट मीन्स कि ये ऑर्गेनिकली डेवलप हुई सॉलिडेरिटी है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल को अलाउ करते हैं फॉर देयर नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एक इंडिविजुअल अपनी जरूरत और आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग काम कर सकते हैं। जितने भी तरीके के प्रोफेशन है, कोई भी किसी भी तरीके का काम कर सकता है। मल्टीपल रोल्स यहाँ पर जो है देखे गए हैं, और यहाँ पे और फिर भी ऑर्गेनिक टाइज देखे गए हैं। लॉ क्या कहता है, मतलब मॉडर्न सोसाइटी का, वो रिप्रेसिव नहीं है, वो रेस्टिट्यूटिव है, ठीक है। रिप्रेसिव लॉ नहीं है, क्या कैसा लॉ है, रेस्टिट्यूटिव लॉ है। अब ये रेस्टिट्यूटिव लॉ क्या होते हैं, कोई बताएगा मेरे को? हाँ भाई, ये रेस्टिट्यूटिव लॉ क्या होते हैं? रिप्रेसिव का मतलब है जो आपको क्या कर दे, जो आपको बांध के रखे, जो आपको क्या करे, आप कह सकते हो कि जहां पे अंकुश बहुत ज्यादा हो। यहाँ पे अंकुश नहीं होते, बाउंडेशंस नहीं होती, ठीक है।
यहाँ पर अंकुश नहीं होते, बाउंडेशंस नहीं होती, तो ये रिप्रेसिव नहीं है, रादर देन रिप्रेसिव ये रेस्टिट्यूटिव है। इसका मतलब ये है कि जो समाज के अंदर लॉज हैं, देखो कोई भी समाज हो, मॉडर्न सोसाइटी हो, प्रिमिटिव सोसाइटी हो, समाज में लॉज तो होते ही हैं, सोशल नॉर्म्स तो होते ही हैं। रेस्टिट्यूटिव का मतलब है जो समय के आधार पर अपने आप को बदल ले। लॉ एम्स टू रिपेयर और टू करेक्ट द रॉन्ग दैट इज डन बाय अ क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, जैसे आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं रिप्रेसिव लॉज और रेस्टिट्यूटिव लॉज। तो रिप्रेसिव लॉज में क्या होता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है या कोई समाज के नॉर्म को तोड़ा है तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेस्टिट्यूटिव में होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई लॉ तोड़ा है तो आपको उसके लिए जुवेनाइल में डाल दिया जाए, या फिर आपको उसके लिए अगर आप एक उम्र से कम है, या फिर उसके लिए आपको कहाँ भेज दिया जाए, जो आपको कहते हैं रिट्रीट सेंटर वगैरह जो होते हैं, जहाँ पे आप क्या करते हो चेंज करने के लिए, मतलब जो भी गलत हुआ है उसको सही करने का मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर सामर्थ्य होता है। ये रेस्टिट्यूटिव है, रिपेयर कर लेती हैं किसी भी हुई गलत चीज को, या फिर किसी भी गलत नॉर्म को। हो सकता है कि 10 साल पहले कोई कानून, कोई सोशल नॉर्म इनके हिसाब से ठीक था, लेकिन समय के साथ साथ वो चीजें बदल गई हैं, तो किसी भी गलत चीज को सुधारने की इनके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। यही मॉडर्न सोसाइटीज में आज की डेट में आप देखते भी हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी में हम क्या देखते हैं, पनिश। अगर कोई गलत करता है तो उसको क्या है, पनिशमेंट। ठीक है, एंड एनफोर्स अ सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव रिवेंज, मतलब कि उनसे बदला भी लेना है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या है कि इंडिविजुअल को कुछ ऑटोनॉमी दी जाती है, जबकि प्रिमिटिव सोसाइटी में ये ऑटोनॉमी नहीं होती। अब आप देखो, अब आप एक बात बताइए कि जैसे जो अगर मान लीजिए किसी ने चोरी करी, ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। किसी ने मान लीजिए थेफ्ट का केस है, किसी ने चोरी करी, तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, चोरी करने वाले के हाथ काट दो, कट दी हैंड्स। ये क्या है, ये रिप्रेसिव कानून है। मतलब किसी ने एक बार चोरी करी, आपने उसके हाथ ही काट दिए जीवन भर के लिए। किसी ने अगर चोरी करी, आपने उसको सजा दी, ठीक है, लेकिन सजा के साथ साथ क्या है कि सजा से उसको एक सुधरने का मौका मिला। ठीक है, मान लीजिए उसको 1 साल की जेल हो गई, 1 ईयर जेल। तो इसमें ज्यादा रिप्रेसिव कौन सा है? और 1 ईयर जेल इसलिए हुई है ताकि इसको जो है रेस्टिट्यूटिव, कि ये जेल से सुधर के आ सके, जो रॉन्ग डूअर है वो जेल से सुधर के आ सके। ठीक है, जो भी गलत हो रहा है, कोई भी क्रिमिनल एक्ट हुआ है, उसको रिपेयर करें, करेक्ट करें। ठीक है, उसको सुधरने का मौका दिया जाए, और 1 साल की जेल, मतलब अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल एक्ट उसको जेल की सजा दी जाए। हाँ, कोई एकदम हीनियस क्राइम है, क्राइम्स की भी कैटेगरी होती है। अगर कोई हीनियस क्राइम है, जैसे कि आपका किसी का मर्डर कर देना है, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी का रेप कर देना है, ये हीनियस क्राइम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जो है बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन अभी जो चल रहा है आपका, जो गुजरात वाला केस चल रहा है, वहां पर भी आप देखिए कि हीनियस क्राइम होने के बाद भी सरकार ने रेस्टिट्यूटिव अपनी, मतलब रेमिशन की पावर ऑफ रेमिशन के अंतर्गत वो 11 लोगों को छोड़ दिया है। खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट वहां पर देख रही है, और सुप्रीम कोर्ट ये मैटर नहीं देख रही है। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली अभी आपने सुना भी होगा, एनवी रमन्ना ने अपने लास्ट डे पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बुलाई थी इसे बिल्किस बानो केस में, और उन्होंने ये बोला कि भाई हम यहाँ पर ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ये क्राइम हीनियस था या नहीं था। क्राइम ऑब्वियसली हीनियस था, उनको सजा ऑब्वियसली मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पर चर्चा करी गई कि क्या जो सरकार ने उन 11 लोगों को छोड़ा तो वो अपने पूरे थॉट्स के अंदर कंसीडर करके छोड़ा या नहीं छोड़ा, तो वो उस चीज पे कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको रिप्रेसिव और रेस्टिट्यूटिव के बीच का अंतर समझना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी ने चोरी करी है, अगर किसी ने चेन स्नैचिंग करी है, तो सरकार ने बोला है कि इसके हाथ ही काट दो। ठीक है, तो ऐसे जो कानून है वो रिप्रेसिव कानून है। आपने सुधरने का मौका नहीं दिया और पूरा जीवन उसको कुछ भी करने का मौका नहीं दिया, हाथ ही कट के तो वो पूरे जीवन कुछ नहीं कर सकता। वहीं आप उसको 1 साल की जेल दो, या जुर्माना लगाओ, या मतलब फाइन करो 2 साल की, वो क्या है, वो रेस्टिट्यूटिव है। 2 साल बाद आप ये अपेक्षा आप ये कामना कर सकते हैं कि वो व्यक्ति सुधर जाएगा, इसलिए उसको इतनी सजा दी गई। सो इन मॉडर्न सोसाइटी इंडिविजुअल वॉज गिवन सम ऑटोनॉमी। और मॉडर्न सोसाइटी का एक और फीचर है कि इंडिविजुअल्स विद सिमिलर गोल कम टुगेदर वॉलेंटरली। कोई यहाँ पर सोशल नॉर्म्स आके नहीं कहते कि आपको एक साथ जुड़ना ही जुड़ना है। वो लोग जिनके एक ही तरीके के गोल हैं, एक ही तरीके के विजन हैं, वो लोग खुद वॉलेंटरली अपने ग्रुप्स या अपनी एसोसिएशन बनाते हैं।
एज दीज आर ग्रुप्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक गोल। तो जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, तो अगर जिसका एक ही तरीके का काम है, जैसे कि अगर ज्वेलर्स है तो ज्वेलर्स की अपनी एसोसिएशन होती है, वो वॉलंटरली आके बनाते हैं, कोई समाज के ठेकेदार उनको जबरदस्ती नहीं बनवाते। अगर कोई मान लीजिए आपके देश के अंदर कोई वर्कर्स एसोसिएशन बनती है, ठीक है, लेबर्स एसोसिएशन बनती है, वो कोई कहता नहीं है आपको आके कि लेबर्स एसोसिएशन बनाओ या वर्कर्स एसोसिएशन बनाओ। एक ही तरीके के गोल वाले लोग, एक ही तरीके के काम वाले लोग वो आके अपनी एसोसिएशन खुद बनाते हैं वॉलंटरली। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ इस तरीके से होता है, यहाँ पे ग्रुप ओरिएंटेड चीजें होती हैं टुवर्ड्स दी स्पेसिफिक गोल्स, ठीक है। और एंटायर लाइफ ऑफ इट्स मेंबर, जरूरी नहीं है कि दे रिमेन डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। हो सकता है कि एक ग्रुप में रहने के बाद भी आपके थॉट प्रोसेस एक दूसरे से अलग हो, ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस एक दूसरे से अलग हो और अलग अलग तरीके के गोल, डिफरेंट गोल के जो ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, वो ताउम्र एक दूसरे से अलग ही होते हैं। अब जो वर्कर्स एसोसिएशन है और जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है वो आपस में कभी क्या बोलते हैं उसको, कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी एक दूसरे के काम को। एंटायर लाइफ ऑफ इट्स मेंबर दे डू नॉट सीक टू टेक ओवर, ठीक है। तो इंडिविजुअल के मैनी डिफरेंट आइडेंटिटी हो सकती है। एक इंडिविजुअल समाज में क्लास के हिसाब से भी आप उसको कर सकते हो कि लोअर क्लास से, मिडिल क्लास से, अपर क्लास से है। आप कास्ट के हिसाब से भी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप उसके ऑक्यूपेशन के हिसाब से, यानी कि उसके काम के हिसाब से भी आप उसको अलग कर सकते हो, जैसे व्हाइट कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स, ये सब। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से उसकी आइडेंटिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। और इससे जो है पता चलता है कि कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी की शैडो के अंदर एक इंडिविजुअल कैसे इमर्ज करता है। अगर वो अपर कास्ट से है लेकिन इकोनॉमिकली वो लोअर क्लास में है, इकोनॉमिकली उसका ऑक्यूपेशन लो है, तो वो अपर कास्ट से होने के बाद भी कम्युनिटी के अंदर वो क्या है, अपने आप को इमर्ज कैसे करेगा कि वो अपने मतलब मोबिलिटी के आधार पे, मोबिलिटी मतलब कि किसी एक टाइप के काम से किसी अपर मतलब और हाई इनकम वाले, लो इनकम वाले काम से हाई इनकम वाले काम में जाना, वो मोबिलिटी होती है। कई बार ये मोबिलिटी ये होती है अपवर्ड मोबिलिटी, जब आप वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ वाली यूनिट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। डाउनवर्ड मोबिलिटी भी होती है, जहां होता है कि भाई कोई अच्छा काम कर रहा था, ठीक है, लेवल 1 का काम कर रहा था लेकिन लेवल 2 में आ गया, ठीक है, वहां से नीचे तो डिमोशन हो गया, तो वो डाउनवर्ड मोबिलिटी होती है। तो कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल इमर्ज कर सकता है कम्युनिटी के अंदर भी रह के और इस्टेब्लिश करते हैं अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी अपने काम के आधार पर, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। या मैकेनिकल में क्या होता है कि मैकेनिकल में आप के जो ग्रुप की आइडेंटिटी है वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, जबकि ऑर्गेनिक में आप अपनी आइडेंटिटी खुद बना सकते हैं। ये अंतर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी दोनों चीजों में। अब बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये डर्कहाइम के इस, हाँ बोलो, ये डर्कहाइम के एंड्योरिंग कंसर्न्स को दिखाती है कि डर्कहाइम जो है लेबर के बारे में किस तरीके से कंसर्न्ड है, ठीक है, क्या देखते हैं। तो इनका जो एफर्ट था कि साइंस, क्योंकि ये इनकी पहली डिवीजन ऑफ लेबर की जो थ्योरी है वो इनकी पहली ही थ्योरी थी। तो और ये उस समय की बात है कि जब डर्कहाइम चाहते थे कि समाज को एक अलग मतलब दृष्टि से समझा जाए, तो सोशियोलॉजी को एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट बनाने की इनकी कोशिश थी। तो उस टाइम पर इन्होंने सबसे पहले डर्कहाइम ने सबसे पहले लेबर मतलब किस तरीके से काम आधारित है समाज में, कैसे विभाजन है, श्रम विभाजन, उसी के ऊपर चर्चा करी, ठीक है। समाज में श्रम विभाजन के ऊपर चर्चा क्यों करी, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना चाहते थे, अगस्त कॉम्टे के डिसाइपल थे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल सॉलिडारिटी और सोशल फैक्ट्स को सोशल सॉलिडारिटी को इन्होंने एज अ सोशल फैक्ट समझाया कि भाई आज की डेट में भी प्रिमिटिव सोसाइटी है, आज की डेट में प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, आज की डेट में भी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। तो मॉडर्न और प्रिमिटिव सोसाइटी ऐसा नहीं है कि ये एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, ये साइड बाय साइड दोनों ही आपको समाज के अंदर मिलेंगी। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सोशल फैक्ट है वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है और यहाँ का जो सोशल फैक्ट है वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि दोनों ही तरीके से, ठीक है, चाहे वो प्रिमिटिव सोसाइटी हो चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी हो, दोनों के ही सोशल टाइज को यानी कि सामाजिक संबंधों को, ठीक है, सोशल टाइज को बिना किसी भेदभाव के स्टडी किया जाए।
सेक्युलर एनालिसिस करी जाए किसकी, सोशल टाइज की, जो कि डिफरेंट टाइप की सोसाइटी में हमको देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आगे चल के हम समाज में सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन की फाउंडेशन रख सके और एक न्यू साइंस ऑफ सोसाइटी बना सके। इसलिए इन्होंने यहाँ पर दोनों ही तरीके के समाजों को पढ़ा है और दोनों ही तरीके के समाजों में जो सॉलिडेरिटी है, समाज को किस तरीके से भाई समाज क्या है, जो आपस में जुड़ा हो, इंटरडिपेंडेंट हो, ठीक है, वही समाज है। और उसका इंटरेक्शन आपस में कैसा है वो उनकी सॉलिडेरिटी से पता चलता है। तो इसलिए डर्कहाइम ने अपनी पहली ही थ्योरी में इन चीज़ों की बात करी थी। अब डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर में एक्चुअली है, डिवीजन ऑफ लेबर इसका इंग्लिश में नाम है, एक्चुअल नाम जो है डी ला डिवीजन ड्यू ट्रेवाइल सोशल, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये इनकी पहली पब्लिश्ड बुक है। मैंने आपको मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के बारे में बता दिया है। डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि एक इंडिविजुअल का उसकी कलेक्टिविटी यानी कि उसकी सोसाइटी के साथ में किस तरीके का संबंध है, ठीक है, एंड किस तरीके से इंडिविजुअल अपने समाज की जो सोशल कोहेरेंस है, जिसको हम सॉलिडेरिटी बोल रहे हैं, उस सोशल कोहेरेंस की अचीवमेंट के लिए एक सोशल सॉलिडेरिटी, ठीक है, उस सोशल सॉलिडेरिटी को अचीव करने के लिए क्या कर रहा है। तो डिवीजन ऑफ लेबर, ये लाइन को याद रखिएगा, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिविटी, कलेक्टिविटी का मतलब सोसाइटी है, एंड द मैनर इन विच द मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंडिविजुअल क्या क्या कर रहा है, किस तरीके से, किस मैनर में कर रहा है, टू अचीव द सोशल कोहेरेंस, समाज के अंदर उस एकता को, ठीक है, अचीव करने के लिए। तो बेसिक और दिस होल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, ठीक है। ये हमने सब समझ लिया। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या है, इंडिविजुअल की इंटरडिपेंडेंट समाज के ऊपर कैसे होती है, ये सब समझ लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, कि लेबर कोऑपरेशन क्या है, लेबर कोऑपरेशन क्या है। भाई ये जो कहते हैं लेबर कोऑपरेशन, ये कहते हैं कार्ल मार्क्स, कि लेबर एक दूसरे को कोऑपरेट करती है, ठीक है, श्रम जो है आपस में जुड़ा हुआ होता है। और डर्कहाइम कहते हैं कि लेबर का डिवीजन है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर से आप ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हो। ये कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि लेबर कोऑपरेशन से आप ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजें देखेंगे, एमाइल डर्कहाइम वर्सेस कार्ल मार्क्स, दोनों ही लेबर के कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, श्रम के कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, ठीक है। अब दोनों अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, ये डिवीजन के तरीके से बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं डिवीजन नहीं, कोऑपरेशन ज्यादा अच्छा है, समझे। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली एमाइल डर्कहाइम वर्सेस कार्ल मार्क्स है, ठीक है। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों का जो लेबर का कॉन्सेप्ट है, दोनों के हिसाब से क्या क्या है, उनमें सिमिलरिटीज क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो कोऑपरेशन का मतलब क्या है, कोऑपरेशन का मतलब ये है कि जहां पर ह्यूमन बिहेवियर आपस में क्या करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ह्यूमन कोऑपरेशन के अंदर, ठीक है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर इंसान एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, समर्थन नहीं दे रहा होता, तो ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती, ठीक है। आज तक हमारी जो जनरेशन है और हमारा जो आप कह सकते हैं हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, क्या ये बिना कोऑपरेशन के इतना हम आगे बढ़ पाते कि नहीं बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते, बिना कोऑपरेशन के तो हम नहीं बढ़ पाते, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, सब सही चल रहा है, जी हाँ, बिना कोऑपरेशन के समाज आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। कार्ल मार्क्स आगे भी कहते हैं कि इवन इन द एनिमल वर्ल्ड, दुनिया में अगर आप जानवरों को भी देखो तो जानवर भी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। इवन इन द एनिमल वर्ल्ड हम कोऑपरेशन देखते हैं। चाहे आप आंट्स को देखो, आपने कभी एक चींटी को अपना खाना ले जाते हुए देखा है? आपने पूरी चींटियों की लाइन देखी होगी, कतार देखी होगी। आपने बर्ड्स के पूरे झुंड को उड़ते हुए देखा होगा। आपने मधुमक्खियों को भी हमेशा एक साथ एक ही डायरेक्शन में उड़ते हुए देखा होगा। मैमल्स को एक साथ देखा होगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एनिमल वर्ल्ड भी आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करता है। तो ह्यूमन सोसाइटी तो ऑब्वियसली इवोल्यूशन हुआ है, तो बिना कोऑपरेशन के संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एमाइल डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स के दोनों के ही व्यूज को हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं
कि सोशियोलॉजी फॉर द मोस्ट पार्ट डिड नॉट एग्री विद द एजम्पशन दैट ह्यूमन नेचर इज नेसेसरली नास्टी एंड ब्रूटिश। सोशियोलॉजी कहती है कि समाज जो है, समाज में जो ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर जो है ये कभी भी ब्रूटिश नहीं रहा होगा, ब्रूटल नहीं रहा होगा, ठीक है। ब्रूटिश एंड नास्टी मतलब अभद्र नहीं रहा होगा, समाज जो है ब्रूटिश और नास्टी नहीं रहा होगा, ठीक है। और एमाइल डर्कहाइम आर्ग्यू करते हैं कि प्रिमिटिव ह्यूमैनिटी यानी कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जिनकी भूख और प्यास, ठीक है, हुज हंगर एंड थर्स्ट दे ऑलवेज बैडली सेटिस्फाइड, ये बड़ी ही मुश्किल से उनकी हंगर और थर्स्ट खत्म हो पाती थी। दे वर द ओनली देयर पैशन, ठीक है, वर देयर ओनली पैशन, कि प्रिमिटिव समाज में बेसिकली प्रिमिटिव सोसाइटी में इनका मेन काम क्या था, इनकी हंगर के लिए इनको काम करना है, भूख के लिए एंड थर्स्ट के लिए। भाई प्रिमिटिव समाज में यही होता था। आप बताइए कि शिकार क्यों करते थे, पेट भरने के लिए करते थे, ठीक है। फिर जिस टाइम पे सर्दियों के टाइम में जब आपकी फसलें नहीं होती थी तो शिकार करते थे, और जब सर्दियां नहीं होती थी, फसलें होती थी, मतलब एक नॉर्मल मौसम में, ठीक है, उस समय पर शिकार नहीं करते थे, खेती करना शुरू किया धीरे धीरे। तो इन्होंने सबसे पहले इसीलिए इनको हम बोलते हैं हंटर एंड गैदरर, है ना। सोशियोलॉजी से अलग अगर आप हिस्ट्री में देखो, हंटर्स एंड गैदरर्स इसीलिए बोलते हैं, है ना। या तो हंटिंग करते थे या गैदरिंग करते थे। गैदरिंग मतलब कि आपका पूरा अपना खाना वाना उपजाते थे या फिर फल फ्रूट तोड़ के खाते थे, ये सारी चीजें। तो डर्कहाइम कहते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी तो ऐसी थी। उन्होंने मॉरल लाइफ के एस्पेक्ट्स को ओवरलुक किया उस समय पर। भाई उनकी लाइफ में मेन काम क्या था, अपने खाने पीने की, अपने पापी पेट का सवाल था, और उस टाइम पे मॉरल लाइफ उनकी उतनी ज्यादा नहीं थी। धीरे धीरे मॉडरेटली इन्फ्लुएंस हुआ समाज, और यहाँ पर समाज और उसके मेंबर के जो टेम्पर है, ठीक है, जो न्यूट्रलाइज हुई चीजें, ये जो ब्रूटल एक्शन है हंटिंग और गैदरिंग वाले, ब्रूटल एक्शन ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, पापी पेट का सवाल है, इसीलिए तो शिकार करते थे। उस समय का जो समाज है वो ब्रूटल था, ऐसा कहना है डर्कहाइम का। उस समय का जो समाज है वो ब्रूटल था अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, जानवरों को। और ये हिंदू किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। धर्म का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में है, ये बात हो रही है एकदम प्रिमिटिव सोसाइटीज की। तो वेयर एवर देयर आर सोसाइटीज, जहां जहां समाज है, देयर इज एल्ट्रुइज्म, ठीक है। एल्ट्रुइज्म बिकॉज देयर इज सॉलिडेरिटी, ठीक है। अब एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या है? एल्ट्रुइज्म का मतलब है कि बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी से हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा है। आपको एल्ट्रुइस्टिक सोसाइटीज के बारे में भी बताया था मैंने, एल्ट्रुइस्टिक सोसाइटीज के बारे में, ठीक है, वो सुसाइड वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। एल्ट्रुइज्म क्या है? एल्ट्रुइज्म, हाँ जी, एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत, ठीक है। यहां आप देख रहे हो ना भैया, दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत, एल्ट्रुइस्टिक लोग उन्हीं को बोलते हैं। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड क्यों होती है? कि पूरे ग्रुप के लिए खुद ही मर जाओ, जैसे टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि वी फाइंड एल्ट्रुइज्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इवन इन ट्रूली इनटेम्परेट फॉर्म। इनटेम्परेट फॉर्म यानी कि जो फॉर्म टेम्पर नहीं हुई हो, कि हम भले ही वो हंटर और गैदरर थे, ठीक है, लेकिन वहां पर भी हम एक दूसरे के लिए लोगों को काम करते हुए देखते हैं, एक दूसरे का साथ जो है लोगों को देते हुए देखते हैं। डर्कहाइम की सॉलिडेरिटी में हम ये भी देखते हैं कि जो सोसाइटी का मॉरल फोर्स है वही समाज का बेसिक फंडामेंटल है, तभी लोग आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो डर्कहाइम ये कहते हैं कि विदाउट सोशल नॉर्म्स कोऑपरेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि सोशल नॉर्म्स जरूरी हैं, ठीक है, फॉर कोऑपरेशन। बिना समाज में नॉर्म्स हुए, रीति रिवाज हुए, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो यहां पर ये कहते हैं कि रोल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें हम कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इट इज प्रिसाइसली, क्यों है ये? सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए है।
सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। भाई शिकार पे अगर तुम जा रहे हो और अगर तुमने एक शेर मार दिया या तुमने एक चीता मार दिया, उसको तुम अकेले तो नहीं खाओगे, तुम लेके आओगे और पूरे के पूरे अपने ग्रुप के साथ खाओगे। प्रिमिटिव सोसाइटी में वैसे भी लोग कम होते थे, तो एक दूसरे को कोऑपरेट क्यों करते थे कि अपनी नीड ऑफ सोसाइटी के लिए, हंगर और थर्स्ट के लिए। डिवीजन ऑफ लेबर एट द सेम टाइम, ये कहते हैं कि ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, ये लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर क्यों है कि जब से हमारा जो है लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का सिद्धांत है ये। कोई भी एनिमल भी है, वो भी अगर शिकार करता है, तो मान लीजिए शेर अगर हिरन का शिकार कर रहा है या शेरनी अगर हिरन का शिकार कर रही है, तो वो पूरा के पूरे हिरन को अकेले खा के खत्म, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी पेट पूजा करके फिर आके घर पे आके कहे कि आज तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, ठीक है, शेर के बच्चे, शेर भूखा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, अपना शिकार खुद करो। ऐसा तो नहीं है। जानवरों में भी यही होता है कि एक जो है कुछ करता है और बाकी पूरा का पूरा ग्रुप उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो डर्कहाइम यही कहते हैं कि जो कॉपरेशन है ये लॉ ऑफ नेचर है और ह्यूमन सोसाइटी में ये ह्यूमन कंडक्ट के लिए मॉरल रूल्स का काम करता है, ठीक है, ऑल्सो मॉरल रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर एनिमल से भी कंपेयर, कितनी कितनी सिंपल सी चीज़ है कि जिस तरीके से एनिमल अपना जो है सारी चीज़ें करते हैं, वैसे ही इंसान भी कोऑपरेट करता है एक दूसरे के लिए, अपनी सोसाइटी की नीड्स के लिए। डर्कहाइम जो है कहते हैं कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी से अलग होती है। इस हिसाब से हमने क्या है, दो तरीके के समाज भी देखे हैं। एक है कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, सॉरी एक है आपकी प्रिमिटिव सोसाइटीज, एक है मॉडर्न सोसाइटी। अब ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में भी जिसमें हम मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ये मॉडर्न सोसाइटी दो तरीके से है। एक है एक है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी जिसको हमने मोर और लेस प्रिमिटिव माना है, एक है कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। तो जो आपकी प्री इंडस्ट्रियल है उसको बेसिकली आप प्रिमिटिव कह रहे हो, मतलब इंडस्ट्रियलिज्म से पहले वाली प्रिमिटिव, ठीक है। बेसिकली दो तरीके का सोसाइटी को दो तरीके से बांटा है, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडारिटी के हिसाब से। और वही प्रिमिटिव, ऐसे करो ये अब ठीक है, प्रिमिटिव को कहा है प्री इंडस्ट्रियल, लेबर के आधार पर अगर बात करें प्री इंडस्ट्रियल, और मॉडर्न को कहा है कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल। दोनों ही फॉर्म में कोऑपरेशन आप देखेंगे, ठीक है। यहां पर चाहे वो कोऑपरेशन मैकेनिकल सॉलिडारिटी की फॉर्म में है तो वो सोशल नॉर्म्स के आधार पे है, बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स, जो कि स्ट्रिक्ट भी हैं, रिप्रेसिव भी हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे कोऑपरेशन है, यहाँ पर जो कोऑपरेशन है वो कैसा है भाई, वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का है, ठीक है, जहां पे लोग वॉलंटरली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी का जो कोहेशन है वो फंडामेंटली ऑन सेमनेस, यानी कि सब लोग सेम ही हैं, एक ही ग्रुप के लोग हैं और इस चीज पे बेस्ड है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का जो सोशल कोहेशन है वो बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, कि हर कोई अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, हर किसी का काम अलग है, फिर भी लोग आपस में जुड़े हुए हैं। एंड रिजल्टिंग इंटरडिपेंडेंस, कि हर किसी का अपना एक काम है। अब जैसे कि आपने मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में जाके देखेंगे तो एक यूनिट है जो टायर बना रही है भाई, ठीक है, एक यूनिट है जो कि टैंक बना रही है, ठीक है, एक यूनिट है जो सीट्स बना रही है, एक यूनिट है जो इंजन बना रही है। सारी की सारी यूनिट्स अपने अपने काम को अपने आप में कर रही हैं और सब कुछ मिलके जो है बन रहा है क्या, आपका कोई व्हीकल। कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ और सिर्फ टायर बनाने वाली कंपनी कहे कि मैंने अपना काम कर दिया बन गई मोटरसाइकिल, नहीं बनेगी भाई। इंटरडिपेंडेंस है मेंबर ऑफ सोसाइटी में, और इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को डिवाइड करना। इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन इससे बढ़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टायर बनाने वाली यूनिट का व्यक्ति आज क्या कर रहा है, सीट बना रहे हैं, तो फिर टायर कौन बनाएगा, या फिर इंजन बना रहे, क्योंकि उसके पास इंजन बनाने की स्पेशलिटी है ही नहीं, तो वो इंजन कैसे बनाएगा। एज पीपल बिकम मोर स्पेशलाइज दे ऑल्सो बिकम मोर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। और डिवीजन ऑफ लेबर का जो कॉन्सेप्ट हमको देखने के लिए मिलता है वो मिलता है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में, जहां हर कोई अपना अपना काम कर रहा है जिससे कि सोसाइटी की नीड को फुलफिलमेंट हो, वॉलंटरली एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।
फैमिली इंगेज्ड इन सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये कौन सी फॉर्म है सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि अपना पेट भरने के लिए वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी सॉलिडारिटी होगी वो मैकेनिकल होगी। क्यों? क्योंकि सब लोग एक ही तरीके का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सेमनेस दिख रही है, सेमनेस, ठीक है, वो शेम वाला नहीं है, शर्म वाला शेम नहीं है, ये सेम वाला सेम है, ठीक है, एक वाला सेम है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मैकेनिकल सॉलिडारिटी में घर का सारा व्यक्ति जो है एक ही खेत में लगा हुआ है और सब एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपना पेट भरना है। ये प्रिमिटिव प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में काम ऐसे ही होता था कि चल ला मैं तेरा काम कर दूं, तू मेरा काम कर दे, वो वाली बात। तो एज पीपल बिकम मोर स्पेशलाइज्ड, वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। सबसिस्टेंट फार्मिंग में सर्वाइवल के लिए फार्मिंग होती है, लिटिल और नो हेल्प फ्रॉम सिमिलर होम स्टेडर्स, ठीक है, या तो थोड़ी बहुत एक दूसरे की, ओहो जस्ट अ मिनट, हाँ जी, तो या तो ये क्या करेंगे, थोड़ी बहुत एक दूसरे की हेल्प करेंगे और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, लिटिल और नो हेल्प फ्रॉम सिमिलर होम स्टीडर्स बट स्पेशलाइज्ड वर्कर इन द गारमेंट और कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। गारमेंट बनाने की कोई फैक्ट्री हो या कोई कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री हो, ये लोग बिना स्पेशलाइज्ड वर्कर के काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जहां पर भी होती है वहां हमें देखने के लिए मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ होस्ट ऑफ अदर स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, ठीक है। जैसे कि आपने बनाना है क्या, एक लहंगा बनाना है, ठीक है, लहंगा बनाना है आपको, ठीक है। अब लहंगा बनाने के लिए भाई जो जरी का काम करेगा ना, उस पे जो लेबर जरी का काम करेगा उसको पहले आप कपड़ा तैयार करके दो, फैब्रिक दो, उसके ऊपर फिर क्या करेगा, वो जरी का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद उसने जरी का काम कर दिया, उसके बाद एक यूनिट होगी जो कि उनको क्या करेगी, ड्राई क्लीन करेगी, मतलब प्रेस करेगी, सारी चीजें करेगी। तो यहाँ पर क्या है, गारमेंट की कंपनी में भी हर किसी का अपना एक काम है, ठीक है। आपने शर्ट बनाई, ठीक है, मान लीजिए आपने शर्ट बनाई, एक हाथ छोटा हो गया इस शर्ट का, कोई बात नहीं, ठीक है, बेसिकली ऐसे है, शर्ट बनाई आपने, तो एक यूनिट है जो कि क्या करेगी, सिर्फ बटन लगाएगी, ठीक है। जो बनाने वाला दर्जी है वो बटन नहीं लगाएगा, वो बना के दे देगा। एक है जो नाप लेगा, एक है जो बनाएगा, एक है जो बटन लगाएगा। कहने का मतलब है कि हर किसी का अपना काम है। बिना बटन लगाए तुम शर्ट जो है मार्केट में बेच के दिखा दो तो क्या होगा कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड काम जहाँ पे होता है वहाँ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाती है और वही होती है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। कार्ल मार्क्स अब यहाँ पर क्या कहते हैं, ये तो हमने डर्कहाइम की बात देख ली कि कॉपरेशन क्यों है क्यों नहीं है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ, भाई डर्कहाइम क्या कह रहे हैं, डर्कहाइम कह रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ एनिमल लाइफ की तरह, एनिमल लाइफ का कोऑपरेशन वैसे ही ह्यूमन लाइफ का कोऑपरेशन, ठीक है, एनिमल लाइफ का कोऑपरेशन और वैसे ही ह्यूमन लाइफ का कोऑपरेशन। अब ये कह रहे हैं इमाइल डर्कहाइम साहब। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि ना ऐसे थोड़ी है कि इंसान तो एनिमल से अलग होता है, इंसान एनिमल से अलग होता है। यहाँ पे मार्क्स कहते हैं कि नहीं भाई, इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। मार्क्स कहते हैं मैन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एनिमल्स बाय कॉन्शियसनेस, इंसान को एनिमल से अलग किया जा सकता है बाय कॉन्शियस, क्योंकि एनिमल्स के अंदर नो रिलीजन, एनिमल्स का कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन इंसान ने अपनी कॉन्शियसनेस से, ठीक है, रिलीजन यहाँ पर है, रिलीजन यहाँ पर है, ठीक है। और इस तरीके की और भी फॉर्म्स हैं जो कि एनिमल लाइफ में नहीं मिलती लेकिन इंसान के अंदर मिलती हैं। इंसान अपने आप को अलग कर सकता है एनिमल से एज सुन एज दे बिगिन टू प्रोड्यूस देयर मीन्स फॉर सबसिस्टेंस, क्योंकि एनिमल अपने सबसिस्टेंस के लिए दूसरों पे निर्भर रहता है, डिपेंड ऑन अदर्स। इंसान पहले दूसरों पर निर्भर था, हंटिंग और गैदरिंग में निर्भर था, लेकिन एज सुन एज जैसे ही इंसान ने प्रोड्यूस करना चालू किया, खेती करनी चालू करी, प्रोड्यूस करना चालू किया, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी फ्रॉम ऑन एनिमल्स,
वो कम हो गई। अब इंसान जो है हंटिंग नहीं कर रहा है, अब इंसान क्या कर रहा है, उनको डोमेस्टिकेट कर रहा है, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहा है, पाल रहा है। तो इंसान अलग हुआ कि नहीं हुआ? भाई ऐसा थोड़ी नहीं है कि शेर जो है पहले हिरन को पाले, शेर हिरन को नहीं पालता है, शेर तो अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है। एनिमल साइकिल में हर कोई जो है डिपेंडेंट है। आपने पढ़ा होगा चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, ऐसे करके आपने दुनिया भर की चीजें पढ़ी होंगी। जबकि ह्यूमन ने जैसे प्रोड्यूस करना चालू किया अपने सबसिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, वो उसी स्टेप पर एनिमल से अलग हो गया। अ स्टेप विच इज कंडीशनड बाय देयर फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और बाई प्रोड्यूसिंग देयर मीन्स, अपने जीवन के संसाधन जब इंसान प्रोड्यूस करने लग गया, मैन आर इनडायरेक्टली प्रोड्यूसिंग देयर मटीरियल लाइफ। इंसान ने अपनी मटीरियल लाइफ, मतलब कि पहले खाना प्रोड्यूस करना शुरू किया तो डोमेस्टिकेट किया एनिमल को, फिर वहीं से आपके व्हील का भी कॉन्सेप्ट आ गया। पहले पत्थर का वो बनाया था पहिया, फिर आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि फायर का इन्वेंशन हुआ, फिर व्हील से जो है बुलक कार्ट बनी, आपकी बैलगाड़ी बनी। तो वैसे वैसे और फिर धीरे धीरे आज जो है, आज हम क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो हम अपनी मटेरियल लाइफ के लिए भी प्रोड्यूस कर, जबकि शेर या कोई भी एनिमल तब भी शिकार कर रहा था और आज भी शिकार ही कर रहा है, आज भी डिपेंडेंट है ऑन अदर एनिमल्स। समझे कि नहीं समझे? तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इंसान जो है जानवरों से तो बहुत अलग है। ठीक है, द एबव कोट फ्रॉम कार्ल मार्क्स में अपीयर डिफिकल्ट बट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ह्यूमन लाइफ में कोऑपरेशन एनिमल लाइफ के कोऑपरेशन से अलग होता है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ का कोऑपरेशन एनिमल लाइफ के कोऑपरेशन से किस तरीके से अलग होता है, कार्ल मार्क्स का ये कोट हमें समझा देता है और इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब कार्ल मार्क्स एक चीज और कहता है, फॉर मार्क्स, ये पढ़ लेना बाकी सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे ये भी है कि इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो हाउ इंडियंस हैड टू एडजस्ट एंड अकोमोडेट एंड कोऑपरेट विद द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज ऑफ अवर एक्सपीरियंस विद ब्रिटिश कॉलोनिज्म। अब चलो पहले मैं यही समझा देती हूँ कि मैंने ना एक वीडियो देखी थी और उसमें बहुत सही बात कही थी कि हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ तब से, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है या कोई काफ़ी, मतलब इंग्लिश का काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस रहा। और आज की डेट में ये है कि आज की डेट में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है, पेरेंट्स उनको, इसमें बच्चा तो खुद कहता नहीं है कि मेरे को जाना है, पेरेंट्स उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही ज़्यादा जो है डाल रहे हैं। हिंदी मीडियम या फिर जो आपके रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो काफ़ी हद तक कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब एक बात बताओ कि जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय देश के 80% नागरिक ऐसे थे जिनको या तो हिंदी आती थी या फिर उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस आती थी। ठीक है, इंग्लिश जो है 20% एलिट क्लास ही बोल पाती होगी, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम जो है इतना ज़्यादा प्रभावशाली कैसे हो गया हमारे देश में? तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने अपने आप को एडजस्ट किया, हमने आपको अकोमोडेट किया, हमने अपने आप को कोऑपरेट किया, हमने समर्थन दिया विद इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज जो हमारा एक्सपीरियंस था विद ब्रिटिश कॉलोनिज्म। अब कहने का मतलब है कि हमको काफ़ी सारी चीज़ों में ब्रिटिशर्स ने उल्लू बनाया जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमको हमारी ही नज़रों में नीचा दिखाया बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर आपको फिर वेस्टर्न, और इंडिया जब बना था तब कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट था। ठीक है, इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो कॉमनवेल्थ नेशंस के हम हिस्से थे उस टाइम पे। तो कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा यानी कि वो कंट्रीज जो आज़ाद हो चुके हैं लेकिन एक ना एक समय पर यूरोपियंस का या मतलब ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे थे, वो कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा थे। कहने का मतलब ये है मित्रों कि हमें बाद में कोई उल्लू ना बना सके इसी तरीके से दोबारा, तो इसलिए जो है हमने इंग्लिश को भी पैरेलली अपने साथ रखा। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री की लैंग्वेज थी, इसको इसलिए अपने साथ रखा। लेकिन आज की डेट में हाउ इन दैट प्रोसेस हिंग्लिश हैज इमर्ज्ड एज द लिविंग सोशल एंटिटी। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश कैसे इमर्ज हो गई, मतलब आज की डेट में अगर मुझे लिखना हो, मतलब आप मैसेज करते हो तो आप ये लिखते हो मैं जा रहा हूं, मतलब ये कौन सी लैंग्वेज है, मैं जा रहा हूं, क्या ये इंग्लिश है? नहीं है। आई एम गोइंग इज इंग्लिश। हिंदी में लिखोगे मैं जा रहा हूं तो ये हिंदी है, लेकिन ये क्या है, ये हिंग्लिश है और ये हमारे यहाँ पर इवॉल्व हुई है, इसको जन्म हमने दिया है। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें हैं कि ह्यूमंस जो हैं कैसे कोऑपरेट करते हैं
अपने आप को एडजस्ट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, नेचुरल और सोशल वर्ल्ड के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, उसका ये एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, वाइल बोथ डर्कहाइम हो चाहे कार्ल मार्क्स हो, डर्कहाइम का फंक्शनलिस्ट व्यू है, कार्ल मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट व्यू है, दोनों ही जो है कोऑपरेशन के ऊपर क्या करते हैं, दोनों ही एम्फेसाइज करते हैं। दोनों, एक कहता है कि एनिमल लाइफ की तरह जैसे एनिमल को एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं वैसे हम भी करते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नहीं, हम एनिमल से थोड़े तो अलग हैं। मार्क्स कहते हैं कि कोऑपरेशन इज नॉट वॉलंटरली इन अ सोसाइटी। ये कहते हैं कि जहां जिस जगह, अब डर्कहाइम का तो मेन चीज है क्लास कॉन्फ्लिक्ट को बताते हैं, ये अपर क्लास और लोअर क्लास, मतलब रिच क्लास और पुअर क्लास, हैव नॉट क्लास। ठीक है, तो डर्कहाइम कहते हैं कि जिस समाज के अंदर क्लास का है, मतलब जहां क्लास की एग्जिस्टेंस है, यानी कि जहां पर दो या दो से ज्यादा तरीके की क्लासेस हैं, यानी कि लोग एक दूसरे से ऑक्यूपेशन के आधार पर क्या है, अलग है, उन जगह पे कोऑपरेशन खुद से वॉलंटरली नहीं हो सकता, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी खुद से नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि जो लेबर क्लास है और जो मालिक वाली क्लास है, लेबर वाली क्लास और मालिक वाली क्लास क्या एक दूसरे को कोऑपरेट मन से करती हैं? मालिक कभी लेबर को मन से कोऑपरेट नहीं करता। मालिक को पता है कि अगर मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा तो लेबर काम छोड़ देगी, स्ट्राइक कर देगी, इसलिए मालिक कोऑपरेट करता है, इसलिए मालिक सैलरी देता है, वेजेस देता है। अगर मालिक को पता हो कि नहीं ये लोग मेरे लिए फ्री में काम करने के लिए तैयार है, मालिक कभी खुद से पैसा देगा ही नहीं। तो कार्ल मार्क्स यही सारी चीजें बताते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जिस समाज में क्लास एग्जिस्ट है वहां पे वॉलंटरली कोऑपरेशन नहीं हो सकता है। ये कहते हैं कि द सोशल पावर द मल्टीप्लाइड प्रोडक्टिव फोर्स, यानी कि सोशल पावर मतलब कि सब लोग मिलकर जो है एक प्रोडक्टिव फोर्स की तरह काम कर रहे हैं, विच अराइजेस थ्रू द कोऑपरेशन। यहां पर अलग अलग लोग आपस में आके एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं, कोऑपरेशन से अराइज हुई है ये सोशल पावर, एज इट इज कॉज्ड बाय द डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से स्पेशलाइजेशन आया, स्पेशलाइजेशन की वजह से अलग अलग इंडिविजुअल जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के हैं किसी एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपना अपना काम कर रहे हैं, यानी कि कोऑपरेट कर रहे हैं। और ऐसा लगता है अपीयर्स टू दीज इंडिविजुअल कि इनका जो कोऑपरेशन है वो वॉलंटरली नहीं है, बट हैज कम अबाउट नेचुरली, नॉर एज देयर ओन यूनाइटेड पावर, बट हैज एन एलियन फोर्स एग्जिस्टिंग आउटसाइड टू देम। यानी कि ये इन्होंने खुद नहीं किया है। टायर बनाने वाला, सीट बनाने वाला, इंजन बनाने वाला, हैंडल बनाने वाला, एक्सीलरेटर बनाने वाला, ये सब लोग खुद आपस में मिलकर ये सारी चीजें नहीं बना रहे हैं कि चलो यार चलो एक बाइक बनानी है इसलिए ये सारी चीजें बनाते, तू ये बना ले, तू ये बना ले। जबकि इनके ऊपर किसी ने डंडा किया हुआ है। डंडा मतलब कि इनके ऊपर कोई पावर है, कोई फोर्स है जो इनको रेगुलेट कर रहा है और तब जाके ये कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो एक्सीलरेटर बनाने वाला व्यक्ति है, अगर उसकी लाइफ में देखा जाए तो उस एक्सीलरेटर का उसकी लाइफ में, खुद की लाइफ में कोई रोल नहीं है, बस वो बना रहा है। इसको कहते हैं एलियन फोर्स, जो कि बाहर से उसके ऊपर लगाया जा रहा है, यानी कि मालिक की तरफ से लग रहा है। तब ये लोग आपस में काम कर रहे हैं और तब ये लोग इसको कोऑपरेशन इस तरीके से मिल पा रहा है। तो मार्क्स यही कहते हैं कि कोऑपरेशन वॉलंटरली नहीं है। कोऑपरेशन किसकी वजह से आता है? कोऑपरेशन आता है कि आपके ऊपर जो है रिच क्लास जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, आपको उसके लिए काम करके देना और उसकी तरफ से आपके ऊपर फोर्स लगा हुआ है। और मार्क्स कहते हैं कि ये जो टर्म एलियनेशन है ना, एलियनेशन का मतलब है लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द पार्ट्स ऑफ वर्कर, कि वर्कर के साइड पे जो है लॉस ऑफ कंट्रोल है। वर्कर का खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं है। भाई आप इंजन बना रहे हो, इंजन बना के आप क्या कर लोगे? उस इंजन के ऊपर आपका कोई कंट्रोल है क्या? नहीं। उस इंजन के ऊपर कंट्रोल किसका है? आपके ओनर का। ओनर का कंट्रोल है, ठीक है। वो इंजन को बेचे, बाइक बनाए, किसी दूसरी कंपनी को बेचे, किसी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करे, कुछ भी करे, आपका लेबर का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेबर्स कंट्रोल नहीं है। तो लेबर्स कंट्रोल, जो चीज को बना रहा है यदि उसी का कंट्रोल नहीं है तो उसको कहते हैं एलियनेशन। जब हम मार्क्स की थ्योरी पढ़ेंगे तब और ज्यादा तरीके अच्छे से इसको पढ़ेंगे। एलियन मतलब जो जिससे आप जुड़े हुए ना हो, ठीक है। तो वर्कर्स ओवर द कंक्रीट कंटेंट ऑफ लेबर। तो मार्क्स यही समझाने की कोशिश कर रहे थे अपनी थ्योरी में कि वर्कर अपना कंट्रोल खो देता है जो चीज वो खुद बना रहा है उस चीज के ऊपर से। हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क, उसको ये भी इतना भी वो नहीं है, पावर नहीं है कि वो अपने काम को अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके। स्पेशलाइजेशन, जहां पर आप डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, जहां पर आप स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस स्पेशलाइजेशन के अंदर ओनर का ही पूरा कंट्रोल है, ठीक है। ओनर का ही पूरा कंट्रोल है।
तो द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट एंड क्रिएटिविटी ऑफ अ वीवर और पॉटर और आयरन स्मिथ with that of worker involved in the factory whose sole task may be to pull a lever or press the button throughout the day, ये चीज दोनों आपस में अलग हैं। जैसे कि अगर कोई कुम्हार है, अगर वो बर्तन बना रहा है तो उसका पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर। कोई वीवर है, वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी से अगर कोई चीज बना रहा है तो उसका पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर, ठीक है। कोई किसी आयरन स्मिथ का पूरा कंट्रोल है अपने काम के ऊपर। जबकि एक ऐसा लेबर, जहां आप डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, जबकि कोई ऐसा लेबर जो सिर्फ किसी फैक्ट्री के अंदर किसी मशीन को चलाने, ठीक है, मशीन को ऑन ऑफ करने का काम कर रहा है थ्रू द लीवर, ठीक है, पूरे दिन उसका यही काम है, या फिर किसी बेंच प्रोसेस के ऊपर अपना क्या है काम कर रहा है। बेंच प्रोसेस यानी कि कोई एक मशीन जो एक दिन में एक से ज्यादा यूनिट बनाती हो, उस पे काम कर रहा है, तो उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। नो कंट्रोल ऑन हिज और हर ओन वर्क, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो कोऑपरेशन ऐसी सिचुएशन में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि फिर ये कोऑपरेशन कैसा कोऑपरेशन है। यहां तो बस हर कोई किसी फोर्स्ड कोऑपरेशन है, ठीक है। एनफोर्स्ड, ये जो इनके ऊपर लागू किया गया है, किसके द्वारा? बाय ओनर, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका भी आपको समझ में आ गया कोऑपरेशन, डर्कहाइम का भी समझ में आ गया। अब फैक्टर्स क्या हैं? DOL डिवीजन ऑफ लेबर में क्या क्या चीजें होती हैं कि आप किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो साइज ऑफ लेबर क्या है, आपकी सोसाइटी का साइज क्या है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोसाइटी मैटर करती है, ठीक है। 3 फैक्ट, द वॉल्यूम, द मटेरियल डेंसिटी एंड द मॉरल डेंसिटी। मटेरियल डेंसिटी का मतलब है कि कितने इंडिविजुअल्स हैं आपके, ठीक है, कितने इंडिविजुअल्स हैं। मॉरल डेंसिटी का मतलब है कि इन लोगों के बीच में, इन इंडिविजुअल्स के बीच में मॉरली कितना जो है, मॉरली कितने ये यूनाइटेड है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ कम्युनिकेशन कितना है बिटवीन इंडिविजुअल्स। और ये 3 चीजें हैं जो फैक्टर्स कहलाती हैं DOL के। तो जब आप बताओ, अगर आपसे कार्ल मार्क्स वर्सेस इमाइल डर्कहाइम पूछा जाए तभी आप इस टॉपिक का यूज करना जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। अदरवाइज अगर आपसे पूछा जाए कि आंसर कैसे लिखना है डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी का, तो डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी का पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में फिर मेन बॉडी में आप जो है बताएंगे सोशल सॉलिडारिटी के ऊपर बेसिस है ये आप इंट्रोडक्शन बताएंगे। सोशल सॉलिडारिटी 2 तरीके की होती है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ये दोनों एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर के फैक्टर्स को। फैक्टर्स के बाद में अगर आपसे वो क्रिटिसिज्म के बारे में पूछ रहा है, आपको कह रहा है क्रिटिकली एक्सप्लेन, तो बाद में आप क्रिटिसाइज भी करेंगे। 1-2 चीजें और है, मेन बॉडी 1, मेन बॉडी 2। अगर वो 250 नंबर का देगा, ठीक है, सॉरी 250 वर्ड्स का देगा, तो आपको इसमें कुछ चीजें और ऐड करनी है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ DOL में सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि जैसे जैसे जब शहर बने तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जब ज़्यादा बढ़ा तो सोसाइटी जो है धीरे धीरे मॉडर्न होने लगी। और लोग जो है अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग सोशल रिलेशंस के लोग एक साथ रहने लगे। तो यहाँ पे ग्रोथ और कंडेंसेशन मतलब कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग शहर में एक जगह पे आके काम करने लगे। तो किसी भी समाज की ग्रोथ या कंडेंसेशन की वजह से द रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हुई वो ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर की हुई, यानी कि ज्यादा अलग अलग तरीके के लोग आएंगे तो क्या होगा, ज्यादा ग्रेटर स्पेशलाइजेशन, मोर पॉपुलेशन मोर डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग तरीके का लोग काम करेंगे, ठीक है। प्रिमिटिव सोसाइटी में कम लोग होते थे तो ज़रूरतें भी कम होती थी, तो इस अलग अलग स्पेशलाइजेशन भी ज़्यादा नहीं होते थे। अब डिवीजन ऑफ लेबर के टाइप क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर के टाइप में ये आप बताएंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर क्यों ज़रूरी था। उसके लिए एक लाइन में आप बता सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए ज़रूरी था कि समाज को, ज़्यादा बड़े समाज को जो धीरे धीरे मॉडर्न हो रहा था, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, उनको आपस में इंट्रीग्रेट किया जा सके, जोड़ा जा सके, उनको इंटरडिपेंडेंट बनाया जा सके, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरतें होंगी तो लोगों को अलग अलग काम करना होगा, तो लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगे। ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल टू इनोवेट एंड स्पेशलाइज, तो लोग जो है यहाँ पर लोगों को इनोवेशन की ऑटोनॉमी दी जाए, लोगों को यहाँ पे अपने स्पेशलाइजेशन को एक्सप्लोर करने की वो दी जाए,
एक्सप्लोर करने की ऑटोनॉमी दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एनोमिक, इनएडिकेट और फोर्स्ड 3 तरीके के डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं। एनोमिक का मतलब है कि जहां पर मैकेनिकल से ऑर्गेनिक की तरफ आप क्या करें, शिफ्ट करें। जनरली ड्यूरिंग शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक, यानी कि एनोमिक का मतलब होता है जहां जिस समाज में नॉर्म्स ना हो। तो नॉर्म्स किस समाज में थे, प्रिमिटिव समाज में थे। प्रिमिटिव समाज में कौन सा सॉलिडेरिटी था, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी था। नॉर्म्स की तरफ से आप एनोमिक की तरफ जा रहे हैं, एनोमिक की तरफ जा रहे हैं तो आप मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। और वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे समाज मॉडर्न हुआ तो मॉडर्न सोसाइटी में कौन सी जो है सॉलिडेरिटी है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है। तो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी यानी कि मैकेनिकल से ऑर्गेनिक की तरफ जब गए तो डिवीजन ऑफ लेबर कैसा हुआ, एनोमिक, बिना किसी नॉर्म्स का, यानी कि आपके ऊपर आपके समाज का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये टू इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में देखा जाने लगा, जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी थी, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे। यहाँ पर लोगों को रेगुलेट करने की ज़रूरत थी इस समय पर, और जिस समय पर लोगों को रेगुलेट करने की ज़रूरत थी, इसीलिए फिर आगे चल के एसोसिएशन और ग्रुप्स बने। जो मैंने आपको बताया कि लोग वॉलंटरली क्या बनाते हैं, लोग वॉलंटरली ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में क्या बनाते हैं, वॉलंटरली ग्रुप्स बनाते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, अपने मन का काम कर रहा है। तो अब ज़्यादा लोग, बड़ा समाज, बड़ी पॉपुलेशन, मॉडर्न समाज ऐसे काम कर रहे हैं, तो कुछ एसोसिएशन होना चाहिए उनको रेगुलेट करने के लिए, पहला। दूसरा, इनएडिकेट और पुअर ड्यूअल, तो ये वो है जहां पर प्रिमिटिव, ये मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और प्रिमिटिव सोसाइटीज में देखा गया, जहां पर डिवीजन ऑफ लेबर पुअर था, मतलब सब लोग एक ही तरह का काम कर रहे थे। और प्रिमिटिव में चले जाओ तो यहाँ पर टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको काम करने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर जो काम आपसे आपका समाज करवाना चाहता है वही काम आपको करना होगा। जैसे कि ये कास्टिज्म पे भी बेस्ड है कि अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कास्ट से हैं, लेकिन आपको पढ़ाने में मज़ा आता है, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हैं, या आप वो नहीं है, मतलब इनिशियल की बात कर रहे हैं हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की, या आप अपर कास्ट से नहीं है, तो आपको वो काम नहीं करने दिया जाएगा। आपको बोलेगा कि तुम अपने कास्ट का ही काम करो। तो ये फोर्स्ड डीओएल है, जहाँ पे आपको आपके टैलेंट के हिसाब से काम नहीं करने दिया जा रहा, आपकी पर्टिकुलर क्लास, कास्ट या डिवीज़न के हिसाब से ही काम करने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी कर ली हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसको, मैकेनिकल को और यहाँ पर। ठीक है, अब बात करेंगे हम कलेक्टिव कंसाइंस की। कलेक्टिव कंसाइंस क्या है कि जी हमको समझ में आ गया, मॉडर्न आपका मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या है, ये हमको समझ में आ गया। पीपल डू सेम टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस लिमिटेड हो, किसमें, मैकेनिकल में। अब एक सवाल उठ के आता है यहाँ पे, अगर इंटरडिपेंडेंस लिमिटेड है यानी कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है, तो एक क्वेश्चन आया कि व्हाट फॉर्म ऑफ कस्टम रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंडीशन ऑफ पीपल बाउंड इन मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। कि चलो हमको ये तो समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में लोग एसोसिएशन बना लेते हैं आगे चल के। ठीक है, लेकिन और एसोसिएशन क्यों बनाते हैं, ताकि इसको रेगुलेट कर सके। ठीक है, स्पेशलाइजेशन को रेगुलेट कर सके समाज के अंदर। लेकिन जब मैकेनिकल सॉलिडेरिटी थी तो किस तरीके से लोग इस अपनी ये कस्टम्स को रेगुलेट करते होंगे, कंट्रोल करते होंगे, लोगों की कंडीशन को किस तरीके से कंट्रोल करते होंगे। तो उसका डर्कहाइम ने आंसर दिया, वो कंट्रोल करते थे कलेक्टिव कंसाइंस से। कलेक्टिव कंसाइंस यानी कि शेयर्ड अवेयरनेस, शेयर्ड बेनिफिट्स कि सारा समाज का सेम बेनिफिट होना चाहिए, आप उससे आगे बढ़ के कुछ नहीं कर सकते। शेयर्ड बेनिफिट, शेयर्ड अवेयरनेस, वो कलेक्टिव कंसाइंस मैकेनिकल सॉलिडेरिटी को रेगुलेट करने का तरीका था। ठीक है, यानी कि कॉमन बिलीफ होनी चाहिए, कॉमन प्रैक्टिस होनी चाहिए। लोग जो हैं, अब लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा, लोगों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा उनके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की मदद से और उनके रिलीजन की मदद से। रिलीजन जो है, आपको अगर आप रिलीजन की वजह से टाइटली बाउंड हैं तो आप जो है काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात करें, ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म और प्रिमिटिव सोसाइटीज, कम्युनिज्म जहां पर कम्युनिटीवाद हो, कम्युनिटीवाद यानी कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कलेक्टिव कंसाइंस की मदद से क्या करते थे, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी को रेगुलेट करते थे। यानी कि कम्युनिज्म का मतलब है कि जो भी चीज़ है वो पूरी कम्युनिटी की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। किसी, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉमन। ठीक है, पुराने टाइम में प्रॉपर्टी कॉमन होती थी, खेत वगैरह हो गए जिन पे लोग काम कर रहे थे तो सब लोग मिलके ही काम कर रहे थे। एक्सपीरियंसेस उनके सिमिलर थे, रूल्स रेगुलेशन उनके लिए कॉमन थे। ठीक है, टू
टू कॉमन लाइफ। कस्टम्स उनके लिए क्या थे, कस्टम्स जो उनके रीति रिवाज थे वो लॉ प्रोटेक्ट दी ग्रुप। कस्टम और लॉज क्या है, उनके ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए होते थे। ऐसा लोग कहते थे कि ये हमारे ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे हमारा ग्रुप जो है टूटे ना। प्रॉपर एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स सेंटिमेंट, लोगों के ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी भावनाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कस्टम्स और लॉज बनाए जाते थे। सब चीज कॉमन थी, सबकी थी। द नेचर ऑफ लॉज जो है थोड़ा सा क्या था, रिप्रेसिव था, और रिप्रेसिव के साथ साथ कलेक्टिव था कि सब पर वही लागू होगा। यानी कि रॉन्ग डूअर अगर कोई गलत काम करता है, यानी कि अपने ग्रुप के विपरीत जाता है, तो उसको कलेक्टिवली पनिश किया जाएगा। पेनल और रिप्रेसिव लॉज थे, ये इंडिकेटर है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। धीरे 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 जो आपके लीगल सैंक्शंस हैं, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी बुलंदी, ठीक है, दादा ठाकुर वाली, जिसमें क्या करते हैं कि अगर कोई रॉन्ग डूअर है तो उसको कलेक्टिवली पनिश करते हैं और अपनी कम्युनिटी के हिसाब से। तो उसमें क्या करते थे, उसको गांव से निकाल देते थे और कहते थे कि अब तुमको गांव नहीं आना है। तो लीगल सैंक्शंस जो है, लीगल सैंक्शंस, रोकथाम, ठीक है, लीगल सैंक्शंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सोशल बॉन्ड से। ठीक है, लीगल सैंक्शन डिराइव फ्रॉम पेनल, और पेनल क्या है, पेनल वो पंच, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, पंचायत होती है। पेनल जो है क्या करता है, लीगली सैंक्शन करता है कि इसको गांव का पानी नहीं पीना है, इसको गांव के अंदर घुसना नहीं है। गांव का कोई भी व्यक्ति अगर इसको कुछ हेल्प करता है तो उसको भी सेम सजा दी जाएगी। विच आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाई द कलेक्टिव कंसेंस। ठीक है, दस इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिलेटिव सिग्निफिकेंस है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की, किससे, कलेक्टिव कंसेंस से। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी को ही रेगुलेट करने के लिए कलेक्टिव कंसेंस का सहारा लिया गया, या फिर आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव कंसेंस से ही मैकेनिकल सॉलिडेरिटी आई है निकल के। अगर कोई व्यक्ति अपने ग्रुप के खिलाफ जाता है उसको पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट टू गिवन टू द इंडिविजुअल। ऑन द अदर हैंड, पनिशमेंट जो है, एक तो आप पनिशमेंट देते हो किस लिए, क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। दूसरा, उस व्यक्ति को पनिशमेंट देने के बाद आप अपने ग्रुप में, अपनी सोसाइटी में अपनी बिलीफ और वैल्यू सिस्टम को और मजबूत कर देते हो। यानी कि जिस चीज में हम मानते हैं, बिलीव्स एंड वैल्यूज जिनमें हम मानते हैं, अगर कोई भी उसके खिलाफ गया तो उसको भी सेम सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो इससे लोग क्या हैं, समाज के, उस ग्रुप के, उस कम्युनिटी के बिलीव और वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, और इसी को कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। ठीक है, इसी को कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। हर पनिशमेंट की क्या होगी, सजा होगी, जो अथॉरिटी के द्वारा दी जाएगी कलेक्टिवली। ठीक है, तो यदि ग्रुप, इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है, कोई सोसाइटी है, वो आपस में लेस डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, या फिर ये कह लीजिए एक दूसरे से ज़्यादा ऑटोनोमस है, मतलब वो अपना अपना सब कर रहे हैं कि भाई तुम अपना अपना देखो, तो इफ द डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ कम्युनिकेशन, तो उनका कम्युनिकेशन भी लेस होगा। ठीक है, आपस में उनका जो है बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं होगा। ऐसी सोसाइटीज़ में, इन सच अ सोसाइटी और सेक्ट, किस तरीके से पॉसिबल है कि कलेक्टिव कंसाइंस को आप डेवलप कर पाएं और सोशल कंट्रोल लेके आ पाएं ऐसे ग्रुप्स में और ऐसी इंडिविजुअल सोसाइटीज़ में, जहां पर भाई मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में क्या होता है, मोर डिपेंडेंस होती है। ठीक है, मोर डिपेंडेंस होती है, यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा है, तो हम कलेक्टिव कंसाइंस से उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसी सोसाइटीज़ जो प्री इंडस्ट्रियल नहीं है, आपकी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर आप कैसे कंट्रोल करोगे। तो ये चीज़ का भी जो है आगे चल के ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इसका जवाब बनती है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इसका जवाब बनती है। ठीक है, तो कलेक्टिव कंसाइंस समझ में आ गया। रिप्रेसिव लॉज है, किसके द्वारा होते हैं, कलेक्टिव कंसाइंस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेंस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और ये रेस्टिट्यूटिव लॉज होते हैं यहाँ पे। अब आप इनके फीचर्स लिख सकते हो, यहाँ पर जितनी भी फीचर्स है ना इनके, जैसे ये मॉडर्न सोसाइटी में होगा, यहाँ पे ऑटोनॉमी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑटोनॉमी कम होगी, यहाँ पर आपका ग्रुप इंडिविजुअल आपस में ज़्यादा, यहाँ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट होगा, पनिशमेंट रिप्रेसिव लॉज की वजह से दी जाएगी, यहाँ रेस्टिट्यूटिव होगा। ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। कलेक्टिव कंसाइंस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे और अच्छे से बता दिया है। कलेक्टिव कंसाइंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। ठीक है, कलेक्टिव कंसाइंस क्या है, बेसिकली डर्कहाइम डिफाइन करते हैं कि कलेक्टिव कंसाइंस एक सेट ऑफ बिलीफ है, एक सेट ऑफ कस्टम है, जिसके आधार पर लोगों को एक दूसरे से सेम तरीके से जोड़ा जाता है, विच ऑन द एवरेज आर कॉमन, ये कॉमन होती है एक सोसाइटी में। कलेक्टिव कंसाइंस का मतलब है कि सबके लिए कॉमन है, एंड फॉर्म अ डिटर्मिनेट सिस्टम, और ये समाज के अंदर एक सिस्टम, एक सिस्टमेटिक कंट्रोल बना के रखती हैं अपनी खुद की, उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से।
कलेक्टिव कंसाइंस एक जनरल फॉर्म है आपके समाज की, जैसे कि खाप पंचायत का आप उदाहरण ले लीजिए, तो खाप पंचायत में क्या है कि उनकी सबकी सोच एक जैसी होगी कलेक्टिव। अगर कोई उनके सोच के खिलाफ, उनके बनाए गए मोड ऑफ कस्टम्स के खिलाफ जाएगा तो उनको क्या है, कलेक्टिवली पनिश किया जाएगा, ठीक है। एंड वन कैन ईजिली डिफरेंशिएट बिटवीन द कैरेक्टर्स रिलेटिंग टू इट्स फॉर्म एंड दोज ऑफ इट्स कंटेंट, यानी कि कलेक्टिव कंसाइंस दो तरीके की होती है, एक अकॉर्डिंग टू फॉर्म, एक अकॉर्डिंग टू कंटेंट। दोनों को ही यहाँ पे समझाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फॉर्म और अकॉर्डिंग टू कंटेंट क्या है कि कलेक्टिव कंसाइंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म क्या है कि यहाँ पर फॉर्म देखी जाएगी कि किस तरीके की फॉर्म की कलेक्टिव कंसाइंस है, तो ये मैकेनिकल सॉलिडारिटी में आपको मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर सोशल बॉन्ड्स को और ज़्यादा मजबूत करके रखा जाएगा कलेक्टिव कंसाइंस के द्वारा, मैकेनिकली सॉलिड रखा जाएगा, और ये तीन चीज़ों पर निर्भर करेगी, एक रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ कलेक्टिव कंसाइंस एंड इंडिविजुअल्स कंसाइंस, कि कितना एक इंडिविजुअल कितना इन सिंक होके, यानी कि बिल्कुल सेम तरीके से सोच रहा है जैसे उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ ग्रुप सोच रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ग्रुप मतलब होल ग्रुप किस तरह, तो एक इंडिविजुअल की कंसाइंस और एक पूरे ग्रुप की कंसाइंस के बीच में क्या रिलेशन है, इस फॉर्म में आप समझ सकते हैं। दूसरा कि कलेक्टिव कंसाइंस की इंटेंसिटी क्या है, कितनी स्टेजेस की इंटेंसिटी है, ठीक है, उस तरीके से। तीसरा कि आपकी जो कलेक्टिव कंसाइंस है अलग अलग स्टेजेस में, उसकी फर्मनेस यानी कि दृढ़ता यानी कि कितनी मजबूत है, मतलब आपकी कलेक्टिव कंसाइंस ग्रेटर और लेस फर्म है, ग्रेटर फर्म है या लेस फर्म है, फर्मनेस कहते हैं दृढ़ता को, ठीक है। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए 5 आपके पंच हैं और 5 पंच कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति ए को ये जुर्म करने पर कोई एक पर्टिकुलर सजा देनी चाहिए, तो कलेक्टिवली आप पूरा ग्रुप ग्रेटर फर्म हो उस चीज के लिए या लेसर फर्म हो, आप सब भी वही चीज सोचते हो या नहीं सोचते हो, ये है कलेक्टिव कंसाइंस। इंडिविजुअल की कंसाइंस और कलेक्टिव कंसाइंस को कितना रिलेट आपके ग्रुप में किया गया, उनके बीच का रिलेशन भी हम यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म। तो जितने ज़्यादा बिलीव होते हैं उतने ही ज़्यादा सैंक्शंस होते हैं, वो आज की द मोर द बिलीव एंड सैंक्शंस आर प्रेजेंट इन सोसाइटी द लेस द चांस ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जितने ज़्यादा बिलीफ सिस्टम होंगे, जितने ज़्यादा रिचुअल्स होंगे, जितने ज़्यादा ढोंग ढकोसले होंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक इंडिविजुअल की फ्रीडम कम होगी। इसका मतलब है कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी जहां भी इफेक्टिव है जिस भी समाज में, वो समाज अपने आप में स्ट्रॉन्ग और एक्सटेंसिव कलेक्टिवली कंसाइंस होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है उनके रिचुअल्स, उनकी कलेक्टिव कंसाइंस होगी। ये जो है हार्मोनियस रिलेशनशिप लाने की कोशिश करते हैं लोगों में, लेकिन जहां लोगों के ऊपर हार्मोनियस रिलेशनशिप थोपी जाती है, आप ये समझ लो, ठीक है, थोपी जाती है। इन सच अ सोशल कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल कंसाइंस एंड कलेक्टिव कंसाइंस। यहाँ पर आप इंडिविजुअल की कंसाइंस और ग्रुप की कंसाइंस में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल को ग्रुप के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है, ठीक है, तभी तो कलेक्टिवली सब लोग एक ही तरीके से सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि जो कलेक्टिव अथॉरिटी है वो मोड ऑफ टोटलिटी बन जाती है, मतलब जो लोग कलेक्टिवली सोच रहे हैं वो पूरे के पूरे, अगर मान लीजिए ग्रुप में 100 लोग हैं और 100 लोग में से अगर मान लीजिए 70 लोग कलेक्टिवली एक जैसा सोच रहे हैं, लेकिन 30 लोग सोच नहीं रहे हैं कलेक्टिवली, वो कुछ अलग सोच रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, तो जो 70 लोगों की कलेक्टिव कंसाइंस है वो 30 लोगों पे भी लग जाएगी और क्या होगा, ये टोटलिटी पे हो जाएगा, टोटलिटी पे आ जाएगा, मतलब टोटल ग्रुप के ऊपर वो चीज निर्धारित हो जाएगी। Wherever it involves the whole of the community और incarnate the chief of the community, ठीक है, जहां पे आप पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर वो कस्टम्स बिलीफ को क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि जो आपका चीफ है, कम्युनिटी का चीफ है, ठीक है, चीफ ऑफ कम्युनिटी, उसको आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। इनकारनेट करने का मतलब है, इनकारनेशन होता है अवतार, उसको जो है आप पूरा का पूरा फॉलो कर रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट अगर देखें, एक सेकंड देख लेते हैं सब ठीक चल रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, क्योंकि आज मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना ही है। वैसे तो ये 2 दिन का सेशन बनता था, लेकिन मैंने सोचा कि भैया आज ही ख़त्म करो, जिससे कि आप लोगों को पूरा का पूरा थ्योरी एक जगह मिल जाए। तो सबसे पहली बात, आज मैंने बोला भी नहीं है आप लोगों को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, जिसने अभी तक के जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना,
जिसने लाइक नहीं किया है कर देना, जिसने शेयर नहीं किया है वो भी कर देना। बेसिस ऑफ कंटेंट के हिसाब से यदि देखें तो मेनली इसको इसके नेचर के हिसाब से देख सकते। कंटेंट मतलब किस तरीके की आपको यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। इट्स नेचर मतलब नेचर कैसा है कलेक्टिव कंसाइंस का, रूटेड इन द टोटलिटी ऑफ सोसाइटी, पूरे समाज के ऊपर लागू हो रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज इज कंट्रोल्ड बाय कॉमन बिलीफ एंड सैंक्शन, जहाँ पर इनको सब लोग यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरे के पूरे मेंबर्स। एंशियंट टाइम में क्या होता था, पुराने समय में जितने भी रिलीजियस एलिमेंट्स हैं उनको जो है सोशल सॉलिडारिटी की फॉर्म में लोग स्प्रेड कर देते थे। समाज के अंदर हर चीज़ एंड एवरीथिंग विच इज सोशल, जो भी सोशल है उसको रिलीजन से जोड़ देते थे। मतलब सोसाइटी ही रिलीजन है और रिलीजन ही सोसाइटी है, ऐसा हो जाता था। दोनों ही चीज़ रिलीजन और सोशल ये अपने आप में एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते थे। ठीक है, सोसाइटी जो है जो रिलीजन में लिखा हुआ है सोसाइटी वही फॉलो करेगी और जो सोसाइटी फॉलो कर रही है वही रिलीजियस है। ठीक है, ये पहले के टाइम में होता था। सोर्स ऑफ सुपर ह्यूमन फीचर, ठीक है, जो हम जिनको हम भगवान कहने लगे, वॉज डीपली रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंसाइंस। ठीक है, तो जो भी ह्यूमन फीचर के जो भी सुपर ह्यूमन के फीचर थे वही चीज़ हम अपने समाज में फॉलो करने लगे। जैसे जो गीता का सार है, गीता का जो सार है वो आज भी हम अपने समाज में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कलेक्टिव एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेटर, लेटर कहते हैं मतलब बाद वाले को, यानी कि सोसाइटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रांसडेंटल व्यूज बनने लगे। ये स्पेशल कंडीशन, इन स्पेशल कंडीशंस ने लोगों को लिफ्ट किया इवन बियॉन्ड देयर ओन कंसाइंस। लोग अपना दिमाग लगाना छोड़ के जो सुपर ह्यूमन फीचर्स थे उनको फॉलो करने में लग गए। ठीक है, द स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव कंसाइंस वर कंक्रीटली एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल कंडीशन, जो उनके ट्रेडिशनल या फिर लोकल कंडीशन थी उसी की तरीके से कलेक्टिव कंसाइंस लोगों की बनने लगी। लिंकिंग इंडिविजुअल टू रेशियल एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, जैसे कि एनिमल, ट्रीज और काफ़ी सारी नेचुरल चीज़ों को, सन, मून, क्लाउड्स को हम क्या करने लगे, लिंक करने लगे रिलीजन से। ठीक है, ये एनिमल है, हमारे धर्म में हम इसको पूजेंगे, हमारे धर्म में हम इसको पूजेंगे। ट्रीज में भी जो है रिलीजन आ गए, सन, मून, क्लाउड्स में अंदर भी रिलीजन आ गए, सूर्य देवता, चंद्र देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, ये सब आ गए। पीपल हैव ऑलवेज बीन लिंकिंग, और ऐसा सिर्फ हिंदुज्म में नहीं हुआ, क्रिश्चियनिटी में भी हुआ। मैंने आपको 12 रोमन ग्रीक गॉड्स के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिनाज हैं इन्होंने हर व्यक्ति की कंसेंस, उसकी सोच को अफेक्ट किया सेम तरीके से, और इसीलिए जो इंडिविजुअल की कंसेंस है वो कम हो गई और कलेक्टिव कंसेंस जो है ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, नाउ इट कैन बी सेड दैट कि कलेक्टिव कंसेंस एक्वायर्स द स्पेसिफिक फीचर इन द डिफरेंट प्रिमिटिव सोसाइटीज। कलेक्टिव कंसेंस के फीचर्स जो हैं, जो सोसाइटी के अंदर चीजें मानी जा रही थी रिलीजियसली, वो चीजें कलेक्टिव कंसेंस धीरे धीरे बनती चली गई। जैसे कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो सब लोगों को इंद्र देवता की पूजा करनी है। ठीक है, बरसोरे मेगा मेगा करना है, हवन कराना है, ये क्या है, कलेक्टिव कंसेंस है। रिलीजन से जुड़ गया ये, है ना, जुड़ गया कि नहीं रिलीजन। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक पूरा खत्म होता है। न्यू फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव कंसेंस एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आई, कि भाई मैकेनिकल सॉलिडारिटी में आप कलेक्टिव कंसेंस देखते थे, लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में कैसे आप देखेंगे, तो यहाँ पे कलेक्टिव कंसेंस कैसे आएगी उसके बारे में बताया गया है। कि जो आपका ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर है जो मॉडर्न सोसाइटीज में है, उसने क्या दिया है, राइज किया है सेगमेंट का। ठीक है, फ्यूजन ऑफ सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट्स को फ्यूज किया है। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो है अपने तरीके से क्या कर सकता है, अपने इंटरेक्शन को एक्सटेंड कर सकता है, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज में नहीं कर पाता था। और जिस तरीके से मॉडर्न सोसाइटीज में ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, वैसे ही यहाँ पे इंडिविजुअल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और यहाँ पर कोई भी लोकल प्लेस के हिसाब से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की कलेक्टिव कंसेंस में, जबकि यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप लोकल कंडीशंस के हिसाब से, आप यहाँ पर क्या देखेंगे, रेस्ट्रिक्शन देखेंगे। एक एक चीज में आप डिफरेंस कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन क्या है, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द सेगमेंट, जहाँ अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लोग जो है आपस में फ्यूज कर रहे हैं इन दी सोशल सॉलिडारिटी, ये लीड करता है फ्यूजन ऑफ मार्केट को। मार्केट भी एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और मार्केट जब एक दूसरे पे जुड़ जाते हैं तो एक सिंगल मार्केट, एक सिंगल सिटी जो है क्या होता है, क्रिस्टलाइज होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझा सकते हैं कि एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशन आज की डेट में जो है, और नेचर ऑफ वर्क जो है, वो किसी एक इंडिविजुअल को कन्फाइन नहीं करता है, रोकता नहीं है,
उसके बर्थ प्लेस पे या उसके प्लेस ऑफ वर्क पे। व्यक्ति जो है अपना बर्थ प्लेस छोड़कर दूसरी जगह जाके काम कर सकता है, बट ऑल्सो ब्रिंग्स हिम आउट ऑफ द प्लेस ऑफ वर्क, और अपने प्लेस ऑफ वर्क को भी छोड़ के दूसरे काम भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज सोशल स्ट्रक्चर यानी कि जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है उसमें हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑर्गेनिकली है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है। यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर में आप क्या देखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंक्रीज देखेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ जाएगा, और प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर क्या करेगा, लोगों पे ऊपर कंसंट्रेट करेगा, यानी कि सोशल मास के ऊपर कंसंट्रेट करेगा। कोई भी चीज में, एक चीज में बदलाव, चाहे वो डिवीजन ऑफ लेबर में बदलाव हो, चाहे वो उनके सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव हो, दूसरी चीज में तुरंत बदलाव लेके आ जाएगा। मतलब वन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, अगर ए में कोई चेंज होगा तो बी में भी तुरंत उतना ही चेंज होने लग जाएगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सोशल स्ट्रक्चर जो है हाई वॉल्यूम यानी कि हाई मटेरियल और हाई मॉरल डेंसिटी, तीन चीज थी भाई ऑर्गेनिक्स, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर के तीन फैक्टर थे, वॉल्यूम, मटेरियल डेंसिटी, मॉरल डेंसिटी। यहाँ पर ये तीनों ही चीजें काफी हाई होती हैं, ठीक है। सोसाइटी बिकम्स मोर एंड मोर वॉल्यूमिनस, और यहाँ पर काम जो है ज्यादा से ज्यादा डिवाइड है, सबका अपना अपना काम है। पॉपुलेशन बिकम्स इवन मोर कंसंट्रेटेड विद द एडवांसमेंट ऑफ द पीपल एज अ होल, लोग जितना ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा कंसंट्रेट होते जा रहे हैं। बॉलीवुड में जो मूवीज बन रही हैं, ठीक है, वो इस चीज पे निर्भर करता है कि देखने वाला दर्शक, चाहे वो बिहार में है, चाहे वो मुंबई में है, चाहे वो आपका कर्नाटक में है, तेलंगाना में, वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो एक इंटरडिपेंडेंस जो है बिल्कुल निर्धारित है। जबकि प्रिमिटिव सोसाइटी में अगर कोई नाटक चल रहा है, मतलब कोई नाटक करवाया जा रहा है, तो पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा गांव जो है वो देखने के लिए बैठ जाएगा। यहाँ रामलीला चल रही है, यहाँ सब लोग बैठ के देख रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पर सबके लिए सेमनेस है। तो जब भी कोई सोशल नॉर्म जो है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को करस्पॉन्ड करता है, डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो लीगल रूल्स जो है उनको राइज करता है। डिवीजन ऑफ लेबर गिव्स राइज टू लीगल रूल्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगा तो उसके लिए आपको लीगल रूल्स भी उतने ही फ्रेम करने पड़ेंगे। और इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं नेचर एंड रिलेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हर किसी स्पेशलाइजेशन का नेचर क्या है, रिलेशन क्या है आपस में, वो हम देख सकते हैं। लॉज बनाए जाते हैं विद सैंक्शंस, यहाँ पर रिप्रेसिव नहीं होते, ये रेस्टिट्यूटिव लॉज होते हैं, कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। वर्क एज एन इंडेक्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ये इंडेक्स मतलब जो रेस्टिट्यूटिव लॉज होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के इंडेक्स होते हैं, सूचक होते हैं। यहाँ पर सिविल, कमर्शियल, प्रोसीजरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ये सब तरीके के लॉज इसी के अंदर आते हैं। विच हैड बीन एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनल रूल्स और फाउंड इन द लेस एडवांस सोसाइटीज, ठीक है। तो ये पैनल रूल्स यानी कि जो पंचों की पंचायत थी उससे अलग हैं, जो कि हमको लेस एडवांस सोसाइटी में मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये समझ गए आप, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स कंटेंट, ये मैंने आपको बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म क्या है, ये हमने कर लिया है, ठीक है। ये हमने यहाँ किया है, देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, ये मैंने दोनों आपको करा दिया है। दूसरे तरीके से भी लिखा है, आपको जो समझ में आ रहा हो आप वैसे लिखिएगा, ठीक है। और डिवीजन ऑफ लेबर प्री इंडस्ट्रियल, फाइनली अगर मैं इसकी समराइज करूँ, समरी बताऊँ आपको, तो हमने यही पढ़ा है कि डिवीजन ऑफ लेबर प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैसा हुआ और अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि मॉडर्न में कैसा हुआ। तो यहाँ पे लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर था, सिमिलर सोशल कंडीशन थी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज लोग करते थे। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन था लेबर का, और यहाँ पर लेबर की सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोनों की अलग अलग थी, ठीक है। मालिक की एक्टिविटी अलग होगी और उसके लेबर की एक्टिविटी अलग होगी। लेबर में भी सुपरवाइजर की एक्टिविटी अलग होगी और मैनेजर की एक्टिविटी अलग होगी। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ज़्यादा था। तो प्री इंडस्ट्रियल से जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आए हैं तो हमने ये चीज़ें में डिफरेंस देखा है। यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन था इंस्टीट्यूशन का, पूरा समाज जो है प्रॉपरली फंक्शन करता था, ठीक है। कलेक्टिव कंसाइंस थी यहाँ पर, मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी यहाँ पर, कलेक्टिव कंसाइंस यानी कि शेयर्ड नॉर्म्स थे, शेयर्ड बिलीफ थे। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में बदलाव आया, कलेक्टिव कंसाइंस जो है खत्म हो गई, इरोडेड हो गई, एक्सपोज टू यहाँ पर डाइवर्स एटीट्यूड आ गए, डाइवर्स बिलीफ यानी कि सबके अपने अपने डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है। तो यहाँ मैकेनिकल सॉलिडारिटी खत्म हो गई और इसकी जगह आ गई क्या, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ये समरी है पूरे के पूरे हमारे डिवीजन ऑफ लेबर की,
डिफरेंसेस क्या है मैकेनिकल और ऑर्गेनिक में, मैंने फिर से अलग से भी लिख दिए हैं, वैसे तो मैंने आपको सारे के सारे बताए थे, ठीक है। कलेक्टिव कंसाइंस वीकर हो गई, ऑर्गेनिक में मोर एब्स्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ता चला गया, इंडिविजुअलिटी बढ़ती चली गई, फ्रीडम बढ़ता चला गया। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो अगर आपने सेशन को अच्छे से समझा है। फिर भी अगर नहीं लिख सकते हो तो इस टेबल का सहारा ले लेना, ठीक है। लो लेवल ऑफ पॉपुलेशन, हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन, लो मटेरियल मॉरल डेंसिटी, हाई मॉरल डेंसिटी, लिटिल इंडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस, हाई इंटरडिपेंडेंस, रिप्रेसिव लॉ, रेस्टिट्यूटिव लॉ, पेनल लॉ, कोऑपरेटिव लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, ठीक है। हाई डिटर्मिनेटनेस, लो डिटर्मिनेटनेस, कलेक्टिव अथॉरिटी ज्यादा है, यहाँ पर इंडिविजुअल के इनिशिएटिव और इनोवेशन का स्पेस ज्यादा है। हाईली रिलीजियस, सेक्युलर है ये, और ह्यूमन ओरिएंटेड ज्यादा है। कंक्रीट और स्पेसिफिक, जबकि ये एब्स्ट्रैक्ट और जनरल है। तो समझ गए किस तरीके से आपको डीओएल को समझाना है, डीओएल को बताना है, ठीक है। कंसर्न्स क्या है डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी के बेसिकली डर्कहाइम यहाँ पर ये बताना चाहते थे कि समाज जो है किस तरीके से काम करता है, और समाज में एक इंडिविजुअल पूरे के पूरे समाज को किस तरीके से सबऑर्डिनेट करता है। तो इन्होंने दो टाइप में यहाँ पर बताया था, मैकेनिकली पुराने समाज में क्या होता था और नए मॉडर्न समाज में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है, तो किस तरीके से इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट कर रहा है वो यहाँ पर चीजें समझाई थी इन्होंने। सोशल इम्प्लीकेशंस बताए थे, किस तरीके से उसके समाज के ऊपर प्रभाव बढ़ रहे हैं, जो अगर आप स्पेशलाइजेशन जो है इंक्रीज कर रहे हो। भाई डर्कहाइम ने थोड़ी ना सारी फैक्ट्री चलाई है, डर्कहाइम ने बस बताया है कि किस तरीके से फैक्ट्रीज में स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है और उसके सोशल इम्प्लीकेशन क्या पड़ रहे हैं। डर्कहाइम यहाँ पर ये बताते हैं कि जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, लोग जो है सेपरेट हो रहे हैं, अपने वैल्यू सिस्टम से सेपरेट हो रहे हैं, अपने इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट से सेपरेट हो रहे हैं। लोगों के वैल्यूज और इंटरेस्ट अलग अलग डिफरेंट हो गए हैं, नॉर्म्स भी बदल रहे हैं समाज के, और सब कल्चर यानी कि एक मेन कल्चर के अंदर भी बहुत सारे सब कल्चर बन रहे हैं। डर्कहाइम ये कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट विदाउट प्रॉब्लम, डिवीजन ऑफ लेबर में अभी अपनी प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में भी प्रॉब्लम है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्रियल यूटोपिया दिखता, मतलब यूटोपिया का मतलब है कि जहां पर सब कुछ चंगा सी, मतलब आपको लग रहा है कि सब बढ़िया है। तो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल यूटोपिया ऐसे ही नहीं आ जाता, स्पेशलाइजेशन में एलियनेशन भी आता है। अगर स्पेशलाइजेशन ज़्यादा करोगे आप तो फिर वर्कर जो है, लेबर जो है अपने ही काम से एलिनेट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं इंडस्ट्रीज में, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की वजह से लोगों के जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो भी कोलाइड करते हैं और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो स्पेशलाइजेशन आया है, जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। और क्रिटिसिज्म क्या है डर्कहाइम की इस थ्योरी के, कि डर्कहाइम की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। कि डर्कहाइम की थ्योरी में डर्कहाइम कह रहे हैं कि भाई जो मतलब मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, यहाँ पे आप ग्रुप को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, ग्रुप को, समाज को ज़्यादा महत्व दे रहे हो। यहाँ पे आपने इंडिविजुअल को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी है। और यहाँ पे इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, मार्क्स कहते हैं कि जो इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, उसके रोल को डर्कहाइम ने डाउन प्ले किया है, मतलब उसको तो बताया ही नहीं है, ठीक है। जैसे दो बस एक लास्ट लाइन में कहा है कि कोलाइड करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस चीज को ज्यादा नहीं समझा है। कार्ल मार्क्स ने इसी चीज के ऊपर, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अपनी लाइफ के बहुत बड़े हिस्से को डेडिकेट किया और अपनी पूरी लाइफ में ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर फोकस करके काफी सारी चीजें बताई। तो ये बताते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन है, इसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं दैट अराइज ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी में आगे पढ़ेंगे। और आप बस ये बता सकते हैं which was explained by Karl Marx in the theory of class conflict. Durkheim did not fool himself in believing that the changes happening around him as a result of industrialization would bring about total harmony. But he did recognize that though specialization sets us apart, it does bind us together. तो ये तो रहा भाई यहाँ तक का आपका क्रिटिसिज्म। कंक्लूजन क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि डर्कहाइम बेवकूफ था या बेवकूफ थे। डर्कहाइम को पता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से टोटल हार्मनी तो नहीं आएगी, लेकिन इन्होंने बस उस चीज पर ध्यान दिया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की वजह से जो पॉजिटिव चीजें हो रही थी उनको बताया कि किस तरीके से ये हमको बांधता है, ठीक है, किस तरीके से स्पेशलाइजेशन हमको इंटरडिपेंडेंट करता है। जबकि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो हमको किसने बताया, डर्कहाइम ने, एमाइल डर्कहाइम ने। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो हमको किसने बताया, कार्ल मार्क्स ने।
तो ऐसा नहीं है कि डर्कहाइम ने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया और पूरे टाइम ये कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान दिया। डर्कहाइम कहते हैं कि बट इफ द डिवीजन ऑफ लेबर प्रोड्यूसेस सॉलिडेरिटी, यदि डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से सॉलिडेरिटी आती है, इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो है एक एक्सचेंजिस्ट है। एक्सचेंजिस्ट मतलब कि तुम मेरे लिए ये काम करो तो मैं तुम्हारे लिए ये काम करूँगा, मतलब कि एक रिक्शे वाले की भी जरूरत है समाज में, और एक डॉक्टर की भी जरूरत है, और एक इंजीनियर की भी जरूरत है। तो इंडिविजुअल कोई एक्सचेंजरिस्ट नहीं है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इट इज बिकॉज इट क्रिएट्स अमंग मैन एन एंटायर सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं, एक मॉडर्न सिस्टम बना रहे हैं, राइट्स का, एक ड्यूटीज का, जो एक दूसरे के प्रति होती हैं, विच लिंक देम टुगेदर इन ड्यूरेबल वे, लंबे समय तक एक दूसरे को जोड़ेंगे। और देखो, प्रिमिटिव के बाद मॉडर्न आया, और मॉडर्न के बाद मॉडर्न, प्री मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न, यही सब आ रहा है, प्रिमिटिव तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी काम की चीज तो है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी बुरी है। तो कंक्लूजन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। कंक्लूजन आप यहाँ पर भी बता सकते हैं, ये भी है, ठीक है। टू सम अप, डर्कहाइम डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, कलेक्टिव कंसाइंस in a very scientific method. He negates the view that modern societies are based upon simply contractual agreement. इन्होंने इस चीज को नकार दिया। नेगेट करने का मतलब है नकार देना, कि मॉडर्न सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट पे जुड़ी हुई है। नहीं, इन्होंने कहा सॉलिडेरिटी है, ठीक है। और इन्होंने इस चीज को भी बोला कि ऐसा नहीं है कि प्रायर कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है। ही एग्रीड दैट द काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, जिस तरीके की कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर वो डिफरेंट है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियस नहीं है, फिर भी ये एक तरह की सोशल सॉलिडेरिटी को फॉर्म करते हैं। तो अब्राहम और मॉर्गन, उन्होंने भी डर्कहाइम के व्यूज को बताया है। इन्होंने कहा है कि टू डर्कहाइम के लिए इट इज सोशल डिफरेंशिएशन begins with the disintegration of mechanical solidarity and of segmental structure। ये दोनों समझाते हैं कि हाँ, डर्कहाइम के हिसाब से इन्होंने बताया कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी उसी वक्त खत्म होना या डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई थी जब समाज के अंदर धीरे धीरे डिफरेंसेस आने शुरू हुए। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आया, लोग अलग अलग तरीके के काम करने लगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हुई, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज आई, और यही दो चीज़ें हैं जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी की तरफ से समाज को ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ लेके चली गई। आर ओनली एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर जनरल फॉर्म ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन। ये जो सोशल डिफरेंशिएशन आया वो क्यों आया, कि लोगों का ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन बढ़ता चला गया, और प्री मॉडर्न से हम क्या आ गए, पोस्ट मॉडर्न, और प्री मॉडर्न से हम कहाँ आ गए, पोस्ट मॉडर्न, और हम कहाँ आ गए, इंडस्ट्रियल समाज में आ गए। इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन बढ़ा, स्पेशलाइजेशन की वजह से सोशल डिफरेंशिएशन बढ़ा, और उसकी वजह से समाज का स्ट्रक्चर भी बदल गया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एज अ होल ऑल्सो चेंज्ड, ठीक है। ये आपकी पूरी थ्योरी हो गई है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको करिएगा, रिलीजन वाली थ्योरी से है, ठीक है। और मर्टन और डर्कहाइम में क्या अंतर है, डर्कहाइम की पहले पूरी थ्योरीज पढ़ लो, फिर मर्टन की पढ़ेंगे, उसके बाद दोनों की थ्योरीज में अंतर देखेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस अभी तक के हैं उनको जो है आप करिएगा। देखो, जब तक आप खुद लिखोगे नहीं तब तक कुछ भी भला नहीं होगा। कोई कितना भी फ्री पढ़ा ले, कितना भी पेड पढ़ा ले, कितना भी कंटेंट दे दे, आपको कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद चीज़ों को, खुद सवालों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। दिस इज द मेन एलिमेंट्री थिंग, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने लाइक नहीं किया है शेयर को तो कर दीजिए, लाइक नहीं किया है सेशन को तो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे ही ये डर्कहाइम वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा पूरा थ्योरीज, तो डर्कहाइम के नोट्स मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो पोस्ट कीजिएगा। पढ़ाई लिखाई की क्वेरी तुम लोग कोई भी पोस्ट नहीं करते हो, बाकी फालतू की चीज़ें करवा लो, नोट्स कब मिलेंगे, ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा। तो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें भी पूछिए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को डाउट ही नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।